हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद मयूरी ने प्यार से कहा, क्या अब मैं आपकी चोट पर पट्टी कर सकती हूँ? लेकिन तभी रिया पुलिस को लेकर वहाँ आ गई। अहान और बाकी सब इस वक्त हॉस्पिटल के बहुत करीब थे, इसलिए अहान को हॉस्पिटल ले जाया गया। अहान की बाजू का घाव काफ़ी गहरा था और हॉकी स्टिक से उसे सिर पर और बहुत सी जगह पर चोट आई थी, इसलिए उसे थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। मयूरी अहान के पास ही बैठी थी और वो आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे इस तरह परेशान देखकर अहान बोला, मयूरी, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? और वैसे भी मैं कौन सा अभी मरने वाला हूँ? मयूरी ने तुरंत कहा, चुप रहिए, अपने बारे में ऐसी बातें मत बोला कीजिए, मैं आपको इतनी आसानी से कभी नहीं मरने दूंगी। डॉक्टर ने कहा है कि आप जैसा लड़का तो हजारों साल तक जीने के बाद अच्छे से बूढ़ा होकर मरेगा, उससे पहले नहीं। समझाई छे कि रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, तो फिर तुमने अपना चेहरा ऐसे क्यों लटकाया हुआ है, जैसे किसी की शौक सभा में आई हो? ऐसी हालत में भी अहान मयूरी को छेड़ने का और परेशान करने का कोई मौका नहीं खोना चाहता था, पर मयूरी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसे टेबल पर रखा पानी पिलाने लगी। वो किसी बच्चे की तरह अहान का ध्यान रख रही थी और ये देखकर अहान को बहुत अच्छा लग रहा था। अहान अपने हाथ का सहारा लेकर वहां बैठने लगा तो उसके चोट वाले हाथ पर प्रेशर पड़ने से उसकी चोट में काफ़ी दर्द हुआ। ये देखकर मयूरी तुरंत बोली, अहान, क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, अहान ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, मैं ठीक हूँ, बस गलती से मैंने इसी हाथ पर जोर डाल दिया। मयूरी ने उसकी अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, पक्का आप ठीक है ना? दरअसल मयूरी को लगा था कि अहान उसे दर्द ना होने का झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो उसके सामने मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात साबित करना चाहता है। उसे अपनी तरफ इस तरह देखते देखकर अहान ने कहा, मयूरी, तुम मुझे इस तरह मत देखा करो, वरना अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, पर अगर तुम मुझे ऐसी नज़रों से देखती रहोगी तो पक्का मुझे कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये सुनकर मयूरी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओह अच्छा, तब तो और भी बढ़िया है, फिर मैं आपके जाने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी लेकर एक यंग और हैंडसम लड़के के साथ कहीं चली जाऊंगी। तब अहान ने भी चिढ़ते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर अभी मुझे कुछ होता है तो मैं अपने साथ तुम्हें भी खींच कर ले जाऊंगा, चाहे फिर मुझे जहन्नुम में ही क्यों ना जाना पड़े। तभी बाहर से माही अंदर आई और उन दोनों को इस तरह झगड़ता हुआ देखकर बोली, तुम दोनों अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो और अभी भी मरने की बात कर रहे हो? कम से कम हॉस्पिटल में रहकर इसकी रिस्पेक्ट तो करो। यहाँ डॉक्टर्स पेशेंट्स की जान बचाते हैं और तुम एक दूसरे को मारने मरने के पीछे पड़े हो। फिर वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसी छोटी मोटी चोटों से तुम बिल्कुल नहीं मरने वाले, पर अगर अब भी हमने उन लोगों को नहीं ढूंढा जिसने हम पर अटैक करवाया है तो पक्का हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसकी बात सुनकर अहान और मयूरी भी सोच में पड़ गए। पुलिस ने सभी गुंडों को जेल में डाल दिया था और अहान के असिस्टेंट रिया भी इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर अब तक उसको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर तभी अहान को कुछ याद आया और उसने मयूरी का हाथ पकड़कर थोड़ी चिंता करते हुए कहा, मयूरी, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है? चलो हम पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। मयूरी बोली, नहीं, अब मेरे सिर में दर्द नहीं है, बस हल्का सा भारीपन है। एक्चुअली सुमित त्रिपाठी से मिलने के बाद मयूरी के माइंड में कुछ तस्वीरें और यादें घूमने लगी थी जो बिल्कुल रियल लग रही थी। उन्हें देखकर मयूरी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ उसके साथ पहले हो चुका है। सुमित त्रिपाठी की वाइफ के मरने के बाद सुनकर ना जाने क्यों मयूरी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, पर जब अहान को हाथ पर चोट लगी तो मयूरी अहान के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। शायद इसी वजह से अब उसके सिर का दर्द भी कम हो गया था। मयूरी की बात सुनकर अहान ने फिर से जोर देते हुए कहा, कुछ भी हो, पर तुम्हें एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। इतना कहकर अहान तुरंत बेड से उतरकर अपना कोट उठाने लगा। मयूरी फिर बोली, अहान, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है। पर अहान ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे खींचता हुआ डॉक्टर के कैबिन की तरफ ले गया। माही भी उनके साथ साथ जाने लगी। मयूरी एक बार फिर अहान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अहान, आपके हाथ पर चोट लगी है और डॉक्टर ने आपको इस पर जोर डालने से मना किया है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। पर अहान उसे डॉक्टर के कैबिन में ले गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर अपनी आंखों पर चश्मा लगाए मयूरी को चेक कर रहा था। वो अहान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मिस मयूरी अक्सर इसी तरह डॉक्टर के पास जाने से मना करती हैं?
उनकी बात सुनकर मयूरी कुछ कहती उससे पहले ही वो फिर बोले, ट्रीटमेंट से डरकर अपनी बीमारी छिपाना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मयूरी का डर खत्म करने के लिए डॉक्टर ने उससे कुछ देर बात की। फिर वो उसकी रिपोर्ट पढ़ने लगे। काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोले। उनके सामने बैठे आहान, मयूरी और माही तीनों कुछ नहीं समझ पा रहे थे। काफ़ी देर के इंतजार के बाद माही खुद को रोक नहीं पाई और बोली, डॉक्टर इतनी देर क्यों लग रही है, कहीं मयूरी को कोई बीमारी तो नहीं? इस पर आहान तुरंत बोला, आई डोंट थिंक कि मयूरी को कोई बीमारी वगैरह है, बस इसका दिमाग खराब हो चुका है। उनकी बात सुनकर मयूरी उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। उसे ऐसे देख माही बोली, रिलैक्स मयूरी, हमें तो लग रहा था कि कहीं डॉक्टर के पास आने के डर से तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए हम दोनों तो बस तुम्हें रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। तब आहान ने थोड़ा सीरियस होते हुए डॉक्टर से कहा, पर बात क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर आहान, मिस मयूरी का दिमाग बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रखा और मयूरी से कहा, चेकअप से तो यही लग रहा है कि मिस मयूरी बिल्कुल ठीक है, पर उनके दिमाग में जो अजीब सी तस्वीर और यादें घूमती रहती हैं उसकी वजह शायद हाल ही में हुई कोई बात है। क्या आजकल आप बहुत स्ट्रेस में हैं या किसी तरह की कोई परेशानी या गुस्सा? आपने जो भी मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग कुछ साल पहले चोट लगने के बाद आपकी याददाश्त चली गई थी, पर आपके ब्रेन की स्टडी करने पर मुझे कोई भी चोट के निशान नहीं दिखाई दिए। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त जाने का रीज़न कोई चोट नहीं है, शायद आपके दिमाग पर ज़्यादा बर्डन पड़ने की वजह से आपकी कुछ मेमोरी लॉस हो गई है। मेडिकल टर्म में इसे साइकोजेनिक एमनीजिया कहते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, आपका मतलब मुझे दिमाग की कोई बीमारी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, दिमाग की बीमारी तो बहुत बड़ा शब्द है। एक्चुअली हर इंसान में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ये भी हो सकता है कि जो यादें और तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं वो आपकी पुरानी यादें हों। मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, मेरी पुरानी यादें? आपका कहने का मतलब है जो यादें और तस्वीरें मैंने देखी हैं वो सब मेरी लाइफ में पहले हो चुका है? डॉक्टर बोले, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर अगर हम ज़बरदस्ती पास्ट की बातें याद करने की कोशिश करते हैं तो सारी यादें आपस में मिक्स हो जाती हैं, पर इससे आपके माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये जो बार बार आपके सिर में दर्द हो रहा है वो इसी की वार्निंग है। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रेस्ट लेने से और माइंड को रिलैक्स करने से आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। मयूरी ने उनसे पूछा, क्या मेरी मेमोरी जल्दी से वापस नहीं आ सकती? डॉक्टर ने उसे बताया, मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, पर आपकी कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई सदमा लगे तो आपकी मेमोरी जल्दी वापस आ सकती है। पर एज ए डॉक्टर मैं कभी भी आपको कुछ भी ऐसा करने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके दिमाग पर उल्टा असर भी पड़ सकता है और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाए। एक पॉज लेकर उन्होंने आगे कहा, मिस मयूरी, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। मयूरी ने मना करते हुए कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर। फिर उसने आहान का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, जब भी आहान मेरे साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। पर आहान उसकी बात नहीं सुन पाया और बस वैसे ही स्माइल करने लगा। मयूरी को लगा आहान उसका मजाक बना रहा है, तो उसने तेज़ आवाज़ में गुस्सा होते हुए कहा, जब तक आहान मेरे साथ सोएंगे तब तक मुझ पर आपकी नींद की गोलियां भी कोई असर नहीं कर सकती। ये मुझे सोने ही कहाँ देते हैं। उसकी बात सुनकर सबने उसे हैरानी से देखा। जब मयूरी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने खुद को आहान की बाहों में छिपा लिया। तभी वहाँ रिया आ गई और आहान के पास जाकर बोली, सर, सभी गुंडों को होश आ गया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि मिस मयूरी की जान के लिए ही उन्हें किसी ने पैसे दिए थे। कुछ देर बाद वो सभी फिर से उस VIP वार्ड में आ गए जहां आहान को एडमिट किया गया था। फिर रिया डिटेल में उसे पूरी रिपोर्ट देते हुए बोली, सर, जिन 14 लोगों ने आप पर अटैक किया था वो सभी नामी गुंडे हैं। पुलिस उन्हें काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, पर तब वो उनके हाथ नहीं लगे। उन गुंडों के बैकग्राउंड के बारे में भी पता लग चुका है और इन सब के पीछे जो मेन आदमी था उसे भी पकड़ा जा चुका है। फिर रिया ने आहान को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, इन गुंडों का हेड मुन्ना भाई नाम का आदमी है। उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें किसी ने मयूरी की जान लेने का ऑर्डर दिया था, फिर चाहे भले ही बाकी लोग बच जाएं। सर, आपके ऊपर उन लोगों ने तो सिर्फ इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं हैं। ये गुंडे उसी गैंग का हिस्सा थे जिन्होंने लास्ट टाइम मयूरी का एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। रिया की बात सुनकर आहान के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इन सबके मास्टरमाइंड का पता लगा? मयूरी भी रिया की तरफ देखते हुए उसके जवाब का वेट कर रही थी। तभी रिया बोली, उस आदमी ने सिन्हा फैमिली का नाम लेकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए पैसा दिया था। ये सुनकर मयूरी हैरानी से बोली, सिन्हा फैमिली? सुकृति सिन्हा?
मयूरी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो बोली, ये सच है कि सुकृति सिन्हा और मेरे बीच आर्गुमेंट्स हुए थे और उसके दिल में मेरे लिए नफरत है और वो मुझसे बदला लेना भी चाहती है, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी नामी फैमिली उसे इतना गिरा हुआ काम करने की इजाज़त देगी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तब मैं सुकृति सिन्हा को जानती भी नहीं थी, तो फिर उस वक्त मुझ पर अटैक क्यों किया गया था। माही भी उसकी बात से एग्री करते हुए बोली, मुझे भी मयूरी की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर सुकृति सच में इन सब की मास्टरमाइंड है तो उसे पहले मेरी जान लेनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुझसे नफरत करती है। और अगर मयूरी के मेरा साथ देने के लिए वो मयूरी से बदला लेना भी चाहती है तो उसने सिर्फ मयूरी को मारने का ही ऑर्डर क्यों दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी जाल में फंसते जा रहे थे और कोई बहुत ही पावरफुल इंसान उन्हें अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हर बार उन्हें यही लगता था कि वो लोग सच के बहुत करीब हैं, पर हर बार वो लोग फिर से वहीं पहुंच जाते थे जहां से उन्होंने शुरू किया था। तभी अचानक आहान ने कहा, सबसे पहले ये पता लगाओ कि जिस अकाउंट से उन गुंडों को पैसा दिया गया था उसका त्रिपाठी फैमिली से कोई लेना देना है या नहीं। ये सुनकर सब आहान की तरफ देखने लगे। तभी मयूरी बोली, हाँ, जिस आदमी ने भीमा को मुझ पर अटैक करने को पैसा दिया था उसने भी चंदेल फैमिली का नाम यूज किया था, इसलिए हो सकता है कि वो इस बार सुकृति सिन्हा का नाम यूज कर रहा हो। क्या लगता है आपको। आहान की बात सुनकर रिया तुरंत इन्वेस्टिगेट करने के लिए चली गई। अब तक वो लोग भी काफी थक चुके थे। रिया के जाते ही माही भी खड़े होते हुए बोली, तुम दोनों को अभी रेस्ट करना चाहिए, मैं चलती हूँ। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। पर मयूरी तुरंत उसे रोकते हुए बोली, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं किसी को तुम्हारे साथ जाने के लिए बोलती हूँ। मैंने पहले ही अपने डैड को कॉल कर दिया था, उन्होंने मुझे लेने के लिए ड्राइवर भेज दिया है। एक्सीडेंट की बात सुनकर उन्हें भी काफ़ी टेंशन हो गई थी और शायद वो अभी भी सोए हुए नहीं हैं और मेरा वेट कर रहे होंगे। सो तुम टेंशन मत लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। कहते हुए माही ने प्यार से मयूरी के गाल को खींचा, पर वो जैसे ही वापस उसके गाल खींचने लगी, मयूरी थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, अब बस भी करो, तुमने ऑलरेडी इतनी जोर से मेरे गाल खींचे हैं कि मुझे दर्द होने लगा है। माही ने मजाक करते हुए कहा, मयूरी, हम दोनों ने कुछ देर पहले एक दूसरे की इतनी हेल्प की और अब तुम मुझे अपने चेहरे तक को छूने नहीं दे रही, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। कहते हुए उसकी नज़र आहान पर गई जो बेड पर बैठा उसे ही घूर रहा था। ये देख माही ने तुरंत उसे कहा, मैं तो बस मयूरी के साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच में लड़के ही पसंद हैं। अब मैं तुम दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बाय। इतना कहकर माही ने जल्दी से अपना बैग उठाया और तुरंत वहाँ से जाने लगी, लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर मजाक करते हुए बोली, वैसे एज ए फ्रेंड मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि यह एक हॉस्पिटल है, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करना चाहते हो तो प्लीज़ पहले दरवाज़ा बंद कर लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि आहान अभी कुछ भी करने की हालत में है। उसकी बात सुनकर आहान ने साइड में रखा एक पिलो उठाया और माही की तरफ फेंकने का इशारा करते हुए बोला, गेट लॉस्ट। माही तुरंत वहाँ से गायब हो गई। उसके जाते ही मयूरी धीरे से आहान के पास आकर बैठ गई। वो किसी बच्चे की तरह उसके कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसके सिल्की बाल आहान के चेहरे को छू रहे थे। तभी आहान ने खुद पर कंट्रोल करते हुए मयूरी से कहा, मयूरी, मुझे तुम्हारे हक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम ऐसे ही मेरे गले लगी रही तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक बिना कुछ ऐसा वैसा किए खुद पर कंट्रोल रख पाऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हल्का सा उसके कंधे पर पुश करते हुए कहा, क्या आहान, आप कभी नहीं सुधर सकते? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए वही कीजिए और ये फालतू के आइडियाज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक दूसरे के लिए ही बने हों। तभी आहान ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सब कुछ तुम ही कर लेना। इस पर मयूरी नाराज होते हुए बोली, डॉक्टर ने मुझे भी रेस्ट करने को कहा है और आपकी हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि मैं आपके साथ इस बेड पर सो ही नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं दूसरे बेड पर चली जाती हूँ। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आहान को लगा था कि मयूरी खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करेगी, पर वो तो अभी भी उसके पास बैठी कुछ सोच रही थी। आहान ने अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो? मयूरी ने कहा, जो भी आज हुआ वही सब। उसके बाद उसने लाइट ऑफ कर दी। उसने आहान को हक करते हुए कहा, आपको डॉक्टर की बात याद है? उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में वो सब तस्वीरें और यादें इसलिए घूमती हैं क्योंकि मेरी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। पर जब हम सुजल के पुश्तैनी घर गए थे तभी मुझे ये सब बातें और यादें, तस्वीरें ज़्यादा दिखाई दे रही थी। मयूरी जब भी उस पुश्तैनी घर के बारे में सोचती थी तो उसे अजीब सी घबराहट होने लगती थी, इसलिए अभी भी उसने आहान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था।
कुछ सेकंड रुककर वो फिर बोली, मैं इन सब का सच जाने बिना ऐसे ही नहीं मर सकती। मुझे कैसे भी करके इन सब का सच पता लगाना ही होगा। अहान, क्या हम एक बार फिर सूजल के पुश्तैनी घर चलें? हमने जो कैलाइडोस्कोप से पासवर्ड ढूंढा था, मैं उसे वहां जाकर ट्राई करना चाहती हूँ। क्या पता हमें वहां कुछ पता लग जाए। इस पर अहान ने कहा, ठीक है, पर मयूरी, अगर तुम मर गई तो मैं सिंगल ना रह जाऊं। और उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगर तुम्हें कुछ भी याद आता है तो तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ नहीं डालोगी और ना ही ज़बरदस्ती पुरानी यादों को याद करने की कोशिश करोगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग पर ज़रा भी जोर पड़े और तुम पागल हो जाओ। मयूरी तुरंत बोली, अगर मैं पागल भी हो गई तो क्या आप फिर भी मुझे प्यार करेंगे? वो अपने मन में सोच रही थी कि अहान उसकी बात सुनकर प्यार से उसे गले लगाकर कहेगा, हाँ, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। लेकिन अहान ने तुरंत उसके सिर को हल्का सा पुश करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं एक पागल लड़की को अपनी फियांसे बनाऊंगा? फिर वो मयूरी को कसकर अपने गले लगाकर प्यार से बोला, अगर तुम पागल भी हो गई तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए जरा सा भी कम नहीं होगा और फिर हम एक नन्हे से पागल को भी तो इस दुनिया में ले आएंगे। उसकी बात सुनकर मयूरी मन ही मन बोली, मिस्टर रायजादा, लगता है आपने इतना बड़ा बिजनेस बस ये मीठी मीठी बातें करके ही खड़ा किया है। वैसे इस वायडो की शक्ल देखकर कौन कहेगा कि ये इतनी प्यारी बातें भी कर सकता है। तभी हान ने धीरे से उसके कान में कहा, वैसे अगर तुम चाहो तो हम अभी से उस नन्हे मेहमान को लाने की कोशिश कर सकते हैं। मयूरी उसकी बात सुनकर शर्मा गई। वहीं त्रिपाठी मैंसन में चारों तरफ इसी शाही महल की तरह लाइट्स जगमगा रही थी। गार्डन कलरफुल फूलों से खिला हुआ था और लॉन के बीच में एक सुंदर सा फाउंटेन लगा था जहां से बहते हुए पानी की आवाजें आ रही थी। लिविंग रूम में सुमित त्रिपाठी एक बड़े से काउच पर बैठे कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे। तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आकर बोला, सर, ये मयूरी की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। असिस्टेंट के दिए हुए डॉक्यूमेंट को देखते ही वो बोले, यहाँ मयूरी के 20 साल पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। असिस्टेंट ने तुरंत कहा, यस सर, कोई नहीं जानता कि मयूरी अचानक सूरत कैसे आ गई थी। ऐसे लगता है जैसे वो रातों रात जादू से वहां आ गई हो। उसके बारे में बस यही पता लग पाया है कि उसने एक नर्सिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद वो रायजादा मैंसन में नर्स बनकर आई थी। इस वक्त वो शनाया ज्वेलर्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हैं और साथ ही वो हान रायजादा के फियांसे भी हैं। हालांकि इस बात को उन्होंने मयूरी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। बिजनेस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो हान रायजादा का नाम नहीं जानता हो। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो इतनी कम उम्र में इतनी आगे तक पहुंच चुका था और साथ ही एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुका था। अहान के बारे में हमेशा से यही कहा जाता था कि वो हमेशा लड़कियों से दूर रहना ही पसंद करता था। पर जब मिस्टर स्मिथ ने अहान को मयूरी को इतनी परवाह करते हुए देखा तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अहान मयूरी को सच में बहुत पसंद करता था। पार्टी लाउंज में भी वो उनके सामने लगातार मयूरी का हाथ पकड़कर ही बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मंगेतर को नहीं बल्कि किसी बेशकीमती नगीने को संभाल कर बैठा हो। सुमित त्रिपाठी को यह बात बहुत अजीब लग रही थी कि मयूरी, जो बस एक मामूली सी नर्स थी, वो हान रायजादा से ऐसे इतने बड़े बिजनेस टाइकून की फियांसे कैसे बन गई। सुमित त्रिपाठी उस डॉक्यूमेंट में लगी मयूरी की फोटो को उठाकर बहुत ही ध्यान से देखने लगे। वो फोटो तब की थी जब मयूरी ने अपना नर्स का कोर्स पूरा किया था। मयूरी उस फोटो में बहुत सुंदर दिख रही थी और ना जाने क्यों पर मिस्टर सुमित को उस फोटो को देखकर एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। वो बार बार उस फोटो पर हाथ फेर रहे थे। तभी वहां संकेत आया। उसे देखकर सुमित त्रिपाठी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम आ गए। संकेत ने अपना सिर झुकाते हुए सुमित त्रिपाठी से कहा, जी चाचा जी। संकेत बहुत ही गिने चुने शब्द बोलता था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई रोबोट बिना किसी इमोशन के बात कर रहा हो। मिस्टर सुमित उसकी आदत हमेशा से जानते थे। उन्होंने नौकर को उसके लिए चाय लाने को कहा तो संकेत ने कहा, नहीं चाचा जी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ बस दादाजी की दवाई लेने आया था। यह सुनकर मिस्टर सुमित ने भी उसे चाय के लिए फोर्स नहीं किया। फिर वो संकेत की तरफ देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि तुम होटल में मयूरी से मिले थे। तुमने इस बारे में अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? संकेत ने तुरंत कहा, मैं पहले उसे नहीं जानता था। मिस्टर सुमित ने फिर कहा, क्या तुम मयूरी से मॉल में भी मिले थे? मैंने सुना है तुमने उसे बचाने के लिए सुकृति सिन्हा से सारी अमाउंट पे करवाई। तुम वैसे तो कभी इस तरह के मामले में नहीं पड़ते। उनकी बात सुनकर संकेत ने उन्हें तुरंत जवाब नहीं दिया और उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बात से नाराज हो। फिर वो धीरे से बोला, चाचा जी, आप जानते हैं कि सिन्हा फैमिली पिछले 2 सालों से बिजनेस कोलैबोरेशन की वजह से हमारा कुछ ज्यादा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वो लोग अपनी उल्टी सीधी हरकतों से हमारी फैमिली का नाम भी खराब कर रहे हैं। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो सिन्हा फैमिली इसी तरह हमारा फायदा उठाती रहेगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर सुमित कुछ नहीं बोले
और कुछ सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सर्वेंट को कहा कि वो संकेत को दादाजी की दवाई ला कर दे। कुछ देर बाद जब दवाई का बॉक्स लिए संकेत वहां से जा रहा था तब मिस्टर सुमित ने उसे कहा, डैड की तबीयत अब कैसी है? उन्हें कहना कि मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। संकेत ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर सुमित ने अपने असिस्टेंट से कहा, क्या तुमने कभी ये बात नोटिस की कि जब से डैड की तबीयत बिगड़ी है तब से संकेत पहले से भी कम बातें करने लगा है? असिस्टेंट ने स्माइल करते हुए कहा, सर आप कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। संकेत सर तो बचपन से ही ऐसे हैं। जिन लोगों को वो जानते हैं वो उनसे फिर भी बात कर लेते हैं, पर जिन्हें वो नहीं जानते वो उनसे कभी बात ही नहीं करते। मिस्टर सुमित बोले, हाँ सही कहा तुमने, वो हमेशा सब कुछ अपने दिल में ही रखता है, इसलिए डैड को भी उस पर बहुत दया आती है और वो हमेशा उसे अपने साथ ही रखते हैं। इतना कहकर वो स्माइल करने लगे और फिर वापस से मयूरी की फ़ोटो देखने लगे। अगले दिन हॉस्पिटल में पूरी नींद ले लेने के बाद मयूरी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। जैसे ही वो जगी वो अपने आसपास हाथ से आहान को ढूंढने लगी, पर वो बेड पर नहीं था। उसे ना पाकर वो तुरंत उठ गई। उसने जैसे ही अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा, आहान काउच पर बैठा हुआ था और वहाँ एक सुंदर नर्स आहान की चोट पर पट्टी बदल रही थी। इतनी सुंदर नर्स को आहान के करीब इतने करीब देखकर मयूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो उस नर्स को घूर कर देखने लगी। वो नर्स पट्टी बांधते हुए बीच बीच में उसके हैंडसम चेहरे को देखकर शर्मा रही थी। आहान इस बात से अनजान अपने फ़ोन में कुछ पढ़ रहा था। तभी उसे मयूरी के जागने का एहसास हुआ। वो बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मयूरी तुम जग गई? पर मयूरी तो उस नर्स को देखकर पहले ही जेलस हो रही थी। वो तुरंत बेड से उतरकर नंगे पांव आहान के पास आते हुए बोली, अगर आपको अपनी पट्टी ही चेंज करवानी थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? क्या आप भूल गए कि मैं भी एक नर्स हूँ? इतना कहकर वो अपने मन में बोली, अगर मैंने आपको पट्टी की होती तो कम से कम ये तो आपको पट्टी बांधने के बहाने इस तरह आपको नहीं घूरती। मयूरी को लग रहा था कि आहान ये बात समझ जाएगा कि उसे उस लड़की से जलन हो रही है, पर आहान ने तो उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, ध्यान से, फर्श थोड़ा ठंडा है, पहले जाकर अपने शूज़ पहनो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी तक पूरी तरह से नींद से नहीं जगी हो। जाओ जाकर थोड़ा सा और सो लो। जब तुम अच्छे से जग जाओगी तब हम बात करेंगे। ये सुनकर मयूरी को इतना तेज गुस्सा आया कि उसका मन किया कि वो अपने जूते उठाकर उस नर्स के सिर पर मारे। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए आहान की तरफ देखकर कहा, लोग इन्हें जीनियस कहते हैं, आखिर कहाँ के जीनियस हैं ये? इन्हें इतना तो समझ नहीं आ रहा कि इनकी फियोंसे को दूसरी लड़की को उनके इतना करीब देखकर जलन हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर ये सब कर रहे हो। सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। सुंदर लड़की देखी नहीं कि फियोंसे को साइड कर दिया। तभी आहान का ध्यान मयूरी के गुस्से के भरे चेहरे पर गया और तब जाकर उसे समझ आया कि मयूरी क्या कहने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने मन में कहा, ये तूने क्या कर दिया आहान? अब तो पक्का ये झल्ली तुझसे नाराज हो जाएगी। तभी वो नर्स बोली, मैं आपकी चोट पर दवाई लगा रही हूँ, आपको थोड़ा दर्द होगा, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि आपको ज़्यादा दर्द ना हो। उस नर्स की आवाज़ सुनकर मयूरी वापस मुड़कर बेड की तरफ जाने लगी, पर तभी उसे पीछे से आहान की आवाज़ आई, मयूरी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मयूरी तुरंत रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, पर अभी तो नर्स ने सिर्फ दवाई हाथ में उठाई ही थी, तो बिना दवा लगाए या टच किए उसे दर्द कैसे हो सकता है? नर्स भी उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान रायजादा जैसा इतना स्ट्रांग आदमी, जिसने अभी अभी उन गुंडों की जमकर धुलाई की थी और जो पहले से एक मार्शल आर्टिस्ट भी रह चुका था, वो दवा लगाने से पहले ही चिल्लाने लगेगा। पर इससे पहले कि वो नर्स कुछ कहती, आहान ने कहा, आपकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं। नर्स ने हैरान होते हुए कहा, पर आपकी चोट। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आहान उसे घूर कर देखने लगा। पहले ही पल वो दवाई वहीं छोड़कर वहाँ से चली गई। मयूरी अभी भी आहान को वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। तभी आहान ने कहा, तुम अभी भी वहाँ खड़ी हो? क्या तुम मेरी चोट पर पट्टी नहीं करोगी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर मयूरी धीरे से बोली, हाँ तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप मुझ पर? वो नर्स आपकी पट्टी कर तो रही थी, फिर आपने उसे क्यों भगा दिया? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, मयूरी तुम्हें कुछ जलने की महक आ रही है? मयूरी कुछ नहीं बोली, पर वो मन ही मन इस बात से खुश थी कि आहान ने उसके लिए उस नर्स को खुद से दूर भगा दिया। फिर वो आहान की पट्टी चेंज करने लगी। कुछ ही देर में वहाँ आहान की असिस्टेंट रिया आ गई और बोली, सर पहले सारी सिचुएशन देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सुकृति सिन्हा ने उन गुंडों को मिस मयूरी पर अटैक करने के लिए पैसे दिए थे, पर अब इन्वेस्टिगेट करने पर पता लगा है कि उन सबके पीछे त्रिपाठी फैमिली ही है। आहान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये पता लगा कि त्रिपाठी फैमिली में से ये सब किसने किया है?
उसकी बात सुनकर रिया ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक इस बारे में नहीं पता लग पाया है। एक्चुअली इस शहर में त्रिपाठी फैमिली का ही राज चलता है। मुझे डर था कि अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करूंगी तो कहीं इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो अलर्ट ना हो जाए, इसलिए पहले मैं आपको ये सब बताने आपके पास आ गई। कुछ सेकंड रुककर वो फिर बोली, उन्होंने अपने कंपनी के बैंक अकाउंट को यूज़ किया है ताकि किसी का ध्यान इस तरफ ना जा सके। इस बात से बिल्कुल क्लियर है कि वो जो भी इंसान है त्रिपाठी फैमिली में उसका स्टेटस कम नहीं है और ये लोग चंदेल और सिन्हा फैमिली के साथ बिजनेस करते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, इसका मतलब इन सब के पीछे मिस्टर सुमित त्रिपाठी का हाथ है। इस वक्त त्रिपाठी फैमिली के हेड और उनके बिजनेस के इंचार्ज भी सुमित त्रिपाठी ही थे। उनके अलावा और कौन हो सकता था जो कंपनी के बैंक अकाउंट के साथ बिना किसी को शक हुए हेर फेर कर सकता था। पर मिस्टर सुमित मयूरी की जान क्यों लेना चाहते हैं? आहान ने धीरे से कहा, सिर्फ सुमित त्रिपाठी ही नहीं बल्कि कोई और भी है जो ये काम कर सकता है। फिर वो एक तरफ रखे हुए मयूरी के गाउन को देखने लगा जो उसने कल रात पार्टी में पहना था। ये देखकर मयूरी के दिमाग में तुरंत शॉपिंग मॉल वाली बात याद आ गई। संकेत उस दिन मिस्टर सुमित की जगह मॉल का इंस्पेक्शन करने आया था। ये सोचकर मयूरी ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, संकेत त्रिपाठी। पर तभी उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए आगे कहा, नहीं, पर मुझे ये बात नहीं लग रही। संकेत भले ही लोगों से बहुत कम बोलता हो, पर जब मैं उससे मिली तो उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। यहाँ तक कि उसने तो मुझे अपने बॉडीगार्ड से भी बचाया था। इतना कहकर वो टेबल पर रखा पानी पीने लगी। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, उस दिन जब लिफ्ट के पास जाते वक्त मेरा पैर डस्टबिन से टकरा गया था और उसके बॉडीगार्ड्स मुझे गलत इंसान समझकर पकड़ने वाले थे, तब संकेत ने ही मुझे उन बॉडीगार्ड से बचाया था। अगर उसे मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो उसने उस दिन अपने बॉडीगार्ड को मुझे पकड़ने से क्यों रोका? मयूरी की बात थी तो बिल्कुल सही। अगर वो चाहता तो उसी दिन वो मयूरी को पकड़कर नुकसान पहुंचा सकता था और वो होटल भी त्रिपाठी फैमिली का ही था, तो किसी को इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने का चांस भी नहीं मिल पाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। मयूरी को इस तरह संकेत की साइड लेते देखकर आहान को गुस्सा आने लगा और वो बोला, मयूरी, क्या तुम्हें संकेत त्रिपाठी कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगा है? उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान होते हुए बोली, क्या? पर मैं तो आपको सब कुछ सच बता रही हूँ। तभी आहान ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा, मुझे तुम ये बताओ कि तब तुमने संकेत त्रिपाठी को कितनी देर तक घूरा? उसकी बात सुनकर मयूरी ने भी गुस्सा होते हुए कहा, मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा? आहान, आपने ही उसकी बात स्टार्ट की थी। अगर आप वो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करते तो मैं तो उनके बारे में पहले कुछ बोल भी नहीं रही थी और न ही मुझे वो याद थे, और वैसे भी वो आपके जितने हैंडसम नहीं हैं। रिया उन दोनों के बीच हुई नोक-झोंक को चुपचाप देख रही थी। वो मन ही मन मयूरी की तारीफ करते हुए बोली, मिस मयूरी, आप सच में कमाल हैं। कुछ देर रुककर मयूरी फिर बोली, आप नहीं जानते उस दिन शॉपिंग मॉल में सुकृति माही से कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी। अगर संकेत माही की मदद नहीं करता तो मैं उसी समय उस सुकृति को बढ़िया सबक सिखा देती। मयूरी जितनी बार भी शॉपिंग मॉल की और माही की हेल्प करने वाली बात सोच रही थी, उतनी बार ही उसे ये महसूस हो रहा था कि संकेत गलत इंसान नहीं है, पर अभी भी इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। फिर आहान और मयूरी ने इस बारे में और बात नहीं की और फिर तुरंत सुजल के पुश्तैनी घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें लगता था कि सुजल को ही इन सब के पीछे का सच पता है और ये भी हो सकता था कि उस क्लाइडोस्कोप के पीछे भी कोई राज हो। आहान ने मयूरी के हाथ से अपना कोट ले लिया और रिया की तरफ देखते हुए बोला, सब तैयारी हो गई? रिया ने तुरंत रिप्लाई देते हुए कहा, यस सर, सब रेडी है। इस बार हम अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं ताकि कल के जैसा हादसा फिर से ना हो। उसकी बात सुनकर आहान ने मयूरी का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर चला गया। मयूरी ने उससे कहा, क्या हमें माही को भी अपने साथ ले लेना चाहिए? आहान ने कहा, नहीं, अभी नहीं। इतना कहकर उसने कार का दरवाजा खोला और मयूरी को उसमें बैठा दिया। लास्ट टाइम जब मयूरी सुजल के पुश्तैनी घर जा रही थी तो उसे बस सुजल की ही टेंशन हो रही थी, पर इस वक्त उसे वहां जाते हुए अपने लिए भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि कोई उसे जान से मारना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुजल का पुश्तैनी घर एक ऐसी जगह है जिसमें न जाने कितने ही राज छुपे हुए हों। एक बार अगर कोई वहां फंस जाए तो वहां से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा था। अपनी जान को खतरे में डालने के बाद आज मयूरी को सुजल की बातों का मतलब समझ आ रहा था। सुजल ने उससे कहा था, मयूरी, जो पास्ट में हो चुका है उसे भूल जाओ और जाने दो, अब तुम्हें तुम्हारा आज संभालना है। जल्द ही वो लोग सुजल के पुश्तैनी घर भी पहुंच गए। तभी रिया ने आहान से कहा, सर, लास्ट टाइम यहाँ जो लोग थे वो सब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। मयूरी ने भी आहान का हाथ कसकर पकड़ लिया था ताकि वो उससे एक भी पल के लिए दूर ना हो जाए।
वो लोग धीरे धीरे अंदर जाने लगे। मेन गेट अभी भी पहले जैसा ही था, पर आंगन से अंदर की तरफ जाने पर घर के अंदर बने रूम के दरवाजे पर लगा नंबर वाला लॉक बिल्कुल नया लग रहा था। मयूरी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे चेक किया। वो जब लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो यहाँ पर तब 6 नंबर्स वाला लॉक लगा हुआ था। जैसे ही मयूरी क्लाइडोस्कोप से मिले पासवर्ड को उसमें लगाकर ट्राई करने लगी, तभी अहान बोला, मयूरी स्टॉप। मयूरी ने हैरान होकर कहा, क्या हुआ? अहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई और भी था। वो अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने लगा। फिर वो धीरे से कुछ सोचते हुए बोला, अगर इस घर में सच में कोई राज छिपा है और कोई लगातार यहाँ पर नज़र रख रहा है तो वो अभी तक इस रूम के अंदर क्यों नहीं जा सका? उसकी बात सुनकर मयूरी ने तुरंत कहा, शायद इसलिए क्योंकि उसे इस लॉक को खोलने का पासवर्ड ना मिला हो। फिर अहान उस नंबर वाले लॉक की तरफ देखते हुए बोला, ये सिर्फ 6 डिजिट का नंबर लॉक है। अगर उन लोगों ने इतने सालों से अलग अलग नंबर लॉक लगाकर ट्राई करने की कोशिश की होगी तो ये लॉक कब का खुल चुका होता। और वैसे भी इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक झटके में ही ऐसे लॉक खोल सकते हैं, तो फिर अब तक लोग इसे क्यों नहीं खोल पाए? उसकी बात सुनते ही मयूरी ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और फिर वो घबराते हुए बोली, आपकी बातों से मुझे डर लग रहा है अहान, पर आपकी बात भी बिल्कुल सही है। भले ही मास्टरमाइंड सुमित त्रिपाठी हो या संकेत त्रिपाठी, उनमें से किसी के लिए भी लॉक वाले को बुलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लॉक खोलने वाला प्रोफेशनल भी इसे खोल ना पाया हो। इतना कहकर अहान उस लॉक की तरफ बढ़ने लगा। फिर अहान ने तुरंत रिया को एक लॉक खोलने वाले प्रोफेशनल को बुलाने को कहा। जल्द ही एक लॉक खोलने वाला बूढ़ा आदमी रिया के साथ आया और लॉक को देखकर बोला, सर, अगर आपको इस लॉक का नंबर नहीं पता तो आपको इसे खोलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अहान ने तुरंत कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर उसने मयूरी का हाथ पकड़ लिया और सबको वहां से दूर हटने के लिए इशारा किया। फिर वो उस आदमी की तरफ हैरान होकर देखने लगा। तभी वो लॉक खोलने वाला आदमी बोला, अगर लॉक में कोई गलत नंबर लगाया गया या किसी ने इसे ज़बरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो यहाँ एक बड़ा विस्फोट हो जाएगा, इसलिए मैं इस लॉक को नहीं खोल सकता, बिल्कुल नहीं खोल सकता। इतना कहकर वो आदमी तुरंत वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर बाकी सब लोग थोड़ा और पीछे हट गए। यहाँ अहान और मयूरी के साथ उसकी असिस्टेंट रिया और बाकी जो लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए आए थे, वो सब उस लॉक और उस रूम की तरफ हैरान नज़रों से देखते ही जा रहे थे। तभी रिया बोली, सर, कोई आम इंसान अपने घर पर इस तरह का लॉक नहीं लगाएगा। मुझे तो ये जगह भी बहुत अजीब लग रही है। क्या हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए? अहान और मयूरी एक दूसरे को देख रहे थे। उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर यह लॉक क्यों लगाया गया था, पर इसे एक बात तो क्लियर थी कि यहाँ कुछ तो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वरना वो मास्टरमाइंड इस घर को इतना सेफ रखने के लिए इतनी मशक्क़त तक नहीं करता और ना ही इस पर इतनी नज़र रखता। तभी अहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मयूरी, हमें क्या करना चाहिए? मयूरी धीरे से बोली, अहान, मुझे लगता है हमें इस बार इसे खोलने का रिस्क ले लेना चाहिए। क्या अहान और मयूरी वो लोग खोल देंगे? उसने आगे कहा, एक्चुअली मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे तो बस इस बात का डर है कि मेरे चले जाने के बाद आप परी के लिए उसकी सौतेली माँ ले आएंगे, फिर वो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करेगी, और जब आप किसी और लड़की को प्यार करेंगे या उसके साथ रोमांस करेंगे तो मैं भूत बनकर आपको परेशान करूंगी। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, तुम बेकार की बात मत किया करो, मैं तुम्हें अकेले नहीं मरने दूंगा। तभी मयूरी फिर बोली, पर अहान, अगर सच में हमें कुछ हो गया तो परी का क्या होगा? अहान ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आर्यन रायचंद है ना, वह उसका ध्यान रखेगा। इतना कहकर अहान ने उसका हाथ पकड़ा और नंबर वाले लॉक की तरफ जाकर मयूरी को आगे करते हुए बोला, तुम ट्राई करो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मयूरी को मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे अहान उसे मरने के लिए धक्का दे रहा हो। वो फिर से घबराकर उसके पीछे आ गई और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, आपको भी तो पासवर्ड पता है, आप ही ट्राई कर लीजिए। उसकी बात सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, डरपोक कहीं की। इतना कहकर उसने मयूरी को अपने पीछे कर दिया और बिना किसी झिझक के लॉक खोलने के लिए आगे बढ़ गया। पर तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, हैंड्स अप, डोंट मूव। पलक झपकते ही वहां पुलिस यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए। रिया ने कहा, सर, यहाँ पुलिस आई है। अहान लॉक खोलते खोलते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सच में पुलिस थी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे हटने को कहा और पुलिस ऑफिसर के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी वो पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर अहान रायजादा, हमें खबर मिली थी कि आप इलीगल तरीके से इस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
अब तो हमने भी यहाँ आपको ऐसा करते हुए देख लिया है। या तो आप प्रूव करिए कि ये घर आपका है, या फिर आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उनकी बात सुनकर मयूरी कुछ कहना चाहती थी, पर अहान ने उसे रोक दिया। अहान को चुप खड़ा देख पुलिस ऑफिसर बोला, इसका मतलब मुझे आप लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। काफ़ी देर बाद पुलिस स्टेशन के बाहर माही की कार आकर रुकी। वो अपने हाथों में कार की चाबियां घुमाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर गई। जैसे ही उसने अपने सामने अहान और मयूरी को वहां बैठे हुए देखा तो वो हंसने लगी और बोली, आखिर चल क्या रहा है? क्या तुम लोगों को कल उन गुंडों की वजह से अब इतना डर लगने लगा है कि तुम पुलिस प्रोटेक्शन के लिए क्राइम करने तक को तैयार हो गए? तभी पुलिस ऑफिसर ने कहा, मिस माही, क्या ये लोग आपके फ्रेंड्स हैं? क्या आप इनकी जमानत के लिए यहाँ साइन करने वाली हैं? माही आगे बढ़ी। स्माइल करते हुए उसने मयूरी के गाल खींचे, फिर अहान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर हान, मैं एक कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर भागती हुई सिर्फ तुम दोनों के लिए आई हूँ। अब तो तुम्हारे ऊपर मेरा आसान चढ़ ही गया। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए सामने रखे जमानत के पेपर पर साइन करने लगी। जब पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त माही को सारी कहानी पता लगी तो वो चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग इतना इंटरेस्टिंग काम करने के लिए मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? उसे इस तरह शिकायत करता देखकर मयूरी अपने मन में बोली, हद है, इसे इतने जानलेवा काम इंटरेस्टिंग लगते हैं। कल तो ये कह रही थी कि इसे अभी तक अपना सच्चा प्यार नहीं मिला और ना ही इसे अभी तक रोमांस करने को मिला, और अब ये मरना चाहती है। तभी माही ने कहा, वैसे मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछ लिया था कि उन्होंने किसने कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म किया है कि तुम सुजल के पुश्तैनी घर पर हो, पर उन्हें भी इस बारे में नहीं पता क्योंकि कॉल अननोन नंबर से आया था। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वही इंसान है जो मयूरी को जान से मारना चाहता है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने अहान की तरफ देखा, पर अहान तो पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद एकदम शांत दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके माइंड में इस वक्त कुछ और ही चल रहा हो। तभी उसका फोन बजा। अहान ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो बा का कॉल था। उसने जल्दी से फोन मयूरी को पकड़ा दिया। मयूरी ने जल्दी से फोन उठाया, पर वह कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी तरफ से बा की आवाज आई, अहान, नियति ने सुसाइड करने की कोशिश की है, जल्दी वापस आ जाओ। मयूरी फोन पकड़े हैरान खड़ी थी। वो हान से बोली, नियति ने सुसाइड करने की कोशिश की है, इसलिए बा आपको वापस बुलाना चाहती हैं। उसकी बात सुनकर अहान बा के लिए इमोशनल हो गया। मयूरी ने जब उसे परेशान देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वो उससे पूछना चाहती थी कि बा नियति के सुसाइड वाली बात को सुनकर इतनी परेशान क्यों थी, पर वो चुप रही। वो लोग माही को बाय कहकर उसी वक्त अपने शहर वापस आ गए। एयरपोर्ट से बाहर आते ही अहान की कार उसे लेने के लिए बाहर खड़ी थी। कार में ड्राइवर के साथ बा खुद भी आई थी। मयूरी ने देखकर हैरान थी क्योंकि बा को बाहर निकलना कम ही पसंद था, पर वो आज खुद यहाँ आई थी। फिर बा ने अहान की तरफ आकर कहा, मैंने सुना है नियति को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है? चलो पहले वहीं चलते हैं। अहान ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बा शांत हो जाइए। पर तभी बा की नजर अहान के हाथ पर लगी पट्टी पर गई। उसे देख वो परेशान हो गई और घबराते हुए बोली, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपना ध्यान रखा करो, पर तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। अहान ने फिर कहा, बा। फिर बा मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मयूरी, अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो आप। उसे अब तुम्हारे बारे में सब पता होना ही चाहिए और उसे तुम्हारा और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। मयूरी बा के पास जाकर बोली, बा मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब अहान ने मयूरी को इस तरह बा के मक्खन लगाते हुए देखा तो उसने अपने मन में कहा, चापलूस लड़की। फिर वो बा का हाथ पकड़कर बोला, चलिए बा, हम सब हॉस्पिटल चलते हैं। कार में बैठते वक्त मयूरी बा के पास बैठना चाहती थी, पर अहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे पास बैठोगी। ये सुनकर मयूरी ने कहा, अहान मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मुझे अभी बा के साथ ही बैठना है, समझाई के रिपीट करो। अहान ने फिर कहा, पक्का, एक बार फिर सोच लो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं परी के लिए उसकी सौतेली माँ ले आऊँगा, और अगर वो कोई गुस्से वाली लड़की निकली तो वो परी को बहुत परेशान करेगी। इस पर मयूरी ने कहा, मुझे तो लगता है आप ही मेरी बेटी परी के सौतेले बाप हैं, इसलिए तो आपके दिमाग में या तो मेरी बेटी के लिए सौतेली माँ लाने का ख्याल आता है या फिर उसे आर्यन रायचंद को सौंप देने का। आखिर मेरी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? इतना कहकर उसने अहान के कंधे पर अपने हाथों से हल्का सा पुश कर दिया। फिर वो चुपचाप जाकर बा के पास बैठ गई। जल्दी ही वो लोग उस हॉस्पिटल पहुंच गए जहां नियति को रखा गया था। बा को नियति की अभी भी थोड़ी बहुत फिक्र रहती थी।
रायजादा फैमिली और गोयनका फैमिली के बीच में हमेशा से ही काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। अहान के सूरत आने से पहले से ही नियति बा से मिलती रहती थी और बा भी उसे अपनी पोती की तरह मानती थी। नियति जब शनाया ज्वेलर्स में जॉब करने लगी तब भी वो रायजादा मैंसन में बा से मिलने आती रहती थी, पर शनाया ज्वेलर्स ज्वाइन करने के बाद उसने जो हरकतें की और अहान और मयूरी को परेशान की, जो इतनी कोशिशें की, उसके बाद माँ के मन में नियति के लिए प्यार कम हो गया था। पर आज जब उन्हें उसके सुसाइड करने के बारे में पता लगा तो वो ना जाने क्यों इमोशनल हो गई और खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाई। नियति को 20 साल की सज़ा हुई थी, जो एक लड़की के लिए काफ़ी मुश्किल था। अगर नियति के सुसाइड करने की खबर मयूरी को नहीं मिली होती तो मयूरी तो शायद उसके बारे में भूल ही चुकी थी। फिर बा ने रिया की तरफ देखकर कहा, क्या अब हम उससे मिल सकते हैं? रिया बोली, जी बा, सभी पेपर वर्क हो चुका है, आप उनसे अब मिल सकती हैं, लेकिन मिलने का टाइम लिमिटेड ही है। उसकी बात सुनकर बा ने हाँ में सर हिलाया और फिर अंदर चली गई। नियति के वार्ड के बाहर पुलिस के कुछ आदमी खड़े थे। मयूरी अंदर नहीं गई और बाहर से ही उन्हें देखने लगी। नियति के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जीना ही नहीं चाहती हो। जब मयूरी उसकी ऐसी हालत देख परेशान दिखाई दी तो रिया बोली, नियति हमेशा खुद को दूसरों से अच्छा समझती थी, पर 20 साल की सज़ा ने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उनकी फैमिली में से अभी तक कोई उनसे मिलने नहीं आया, यहाँ तक कि उनके डैड भी। इस बात से वो काफ़ी दुखी थी। उनकी फैमिली भी बैंकरप्ट हो चुकी है। गोयनका फैमिली इसके लिए नियति को ही रिस्पॉन्सिबल मानती है। मयूरी रिया से बोली, आप अहान के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। मैंने अहान के मुंह से कभी एक बार भी सुना था कि नियति ने अहान की एक बार जान बचाई थी। क्या आप इस बारे में जानती हैं? रिया थोड़ा रुकते हुए बोली, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तभी बा और अहान वापस बाहर आ गए। अहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे, पर बा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले जब मैं इस लड़की से मिली थी तो मुझे लगता था कि ये एक अच्छी लड़की है, पर मुझे क्या पता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था। पर चलो ठीक है, ये कम से कम जिंदा तो है। तभी बा की नज़र मयूरी पर गई और वो अहान से बोली, अहान मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी पोती बहू का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर उसे ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पहले ही बेचारे की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे और परेशान होता बिल्कुल नहीं देख सकती। इतना कहकर बा ने हल्के से अपनी छड़ी से अहान को मारा। अहान ने भी तुरंत कहा, ठीक है बा, मैं आपकी पोती बहू को जरा भी परेशान नहीं करूँगा। फिर उसने एक हाथ से मयूरी का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ को बा के कंधों पर रख कर जाने लगा। अहान मयूरी के फेस के एक्सप्रेशन देखकर जान गया था कि वो किसी बात से उससे नाराज है। वापस घर जाते वक्त भी किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। जल्द ही वो लोग घर पहुंच गए। बा ने मयूरी को गले लगाया और फिर रेस्ट करने अपने रूम में चली गई। उसके बाद मयूरी भी अहान को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगी। वो सबसे पहले परी से मिलना चाहती थी, पर तभी रमेश ने आकर उसे बताया कि परी सो चुकी है। आज मैं परी के साथ उसके रूम में ही सोऊंगी। इतना कहकर मयूरी चुपचाप परी के रूम की तरफ जाने लगी, पर कुछ कदम बढ़ाते ही अहान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, मयूरी क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी बात सुनकर मयूरी और भी ज़्यादा नाराज हो गई। उसने गुस्से से कहा, बा तो मुझे फिर भी अपने परिवार का हिस्सा समझती है, पर आप, बा और आप दोनों ही नियति के बारे में सुनकर इतना परेशान हो गए थे। पर बस एक मैं ही हूँ जिसे कुछ नहीं पता कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। यहाँ तक कि आपकी असिस्टेंट प्रिया भी मुझसे तो ज़्यादा ही जानती हैं। आपको पता है, जब उस इंसान के बारे में आपके अलावा और सबको सब कुछ पता होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो सच में बहुत दुख होता है। इतना कहकर उसने गुस्से से अहान का हाथ हटाया और फिर से परी के रूम की तरफ जाने लगी, पर अहान ने उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मयूरी मैंने ऐसा भी तुमसे कुछ नहीं छिपाया। मैं तो बस बा के कहने पर नियति से मिलने वहाँ गया था। इसमें इतनी भी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मयूरी ने फिर गुस्सा होते हुए कहा, क्या इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है? आप वहाँ मेरे सामने किसी दूसरी लड़की की इतनी फिक्र कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि ये इतनी भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। आपको पता भी है आपको उसकी फिक्र करते हुए देखकर मुझे कितनी जलन हो रही थी, पर आप अब भी यही चाहते हैं कि मैं ये दिखाऊं कि सब एकदम ठीक है। यही चाहते हैं ना आप? इतना कहकर वो गुस्से से अहान को घूरने लगी। फिर उसने फिर से गुस्से में कहा, जिस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि मुझसे बातें छुपाने का क्या मतलब होता है। उसे इतना गुस्से में देखकर अहान ने अपने मन में कहा, ये झल्ली कितनी जल्दी गुस्सा हो जाती है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि
मैं इसके अलावा और किसी लड़की को पसंद नहीं करता। फिर अहान उसे अपने रूम में ले गया और वहां जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मयूरी, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ और किसी को नहीं, इसलिए तुम्हें इतना जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। और नियति से मिलने में मैं सिर्फ बा के कहने पर गया था, बाकी मुझे उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सारी बात सुनने के बाद मयूरी को कहीं जाकर सुकून मिला। जैसे ही उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, उसकी नज़र अहान के घाव पर गई, जिसे देखते ही मयूरी के सामने वो पल घूमने लगा जब इतने सारे गुंडे अहान पर एक साथ अटैक करने लगे थे। भले ही अहान एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका था और उसकी अच्छी खासी मस्कुलर बॉडी थी, पर उस गुंडे ने उसके हाथ पर बहुत जोर से चाकू चला दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथों पर बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और उसके वहाँ काफ़ी गहरा घाव हो गया था। यही सब सोचकर मयूरी ने उसे नाराज होते हुए और घबराते हुए कहा, अहान, आपको कल इतने सारे गुंडों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आपने कभी सोचा है इस बारे में? देखिए आपके हाथ पर कितनी ज़्यादा चोट आई है। उसे इतना घबराया हुआ देखकर अहान ने तुरंत मयूरी को अपने गले लगा लिया और कहा, मैं जानता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, पर अब जाने भी दो ना, अब सब ठीक है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। फिर उसने प्यार से मयूरी का सिर थपथपाते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब वो सब जाने दो, पर आई होप अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मुझे नियति के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ बा की फिक्र थी, इसलिए मैं उनके कहने पर उत्तराखंड से वापस आ गया था और उनके कहने पर ही उनके साथ नियति से मिलने वहाँ गया था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, इस बार मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, पर अगर फिर से आपने ऐसा कुछ किया या मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। समझाई छे के रिपीट करूँ? उसके ये कहते ही वो दोनों स्माइल करने लगे। तभी अहान ने मयूरी से कहा, तुम्हें पता है मयूरी, यहाँ सूरत में बस बा ही है जो मेरी इतनी फिक्र करती है, इसलिए मैं उन्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करता और उनकी हर बात को पूरा करता हूँ। वो मेरे लिए अब सब कुछ है और उनके लिए मैं। तभी अहान को अपनी माँ की याद आ गई और वो थोड़ा इमोशनल हो गया। वो अपने लिए ग्लास में रेड वाइन डाल रहा था कि तभी मयूरी उसके पास आई और उसे रोकते हुए बोली, आपके हाथ पर इतनी ज़्यादा चोट आई है और आप रेड वाइन पीने की सोच रहे हैं? चोट ठीक होने के लिए आपने अभी अभी दवाई भी खाई है। अच्छा, ऐसा करते हैं, आपकी जगह ये रेड वाइन मैं पी लेती हूँ। इतना कहकर मयूरी ने तुरंत अहान के हाथों से रेड वाइन का गिलास लिया और एक ही सांस में पी गई। अहान को उसे रोकने तक का मौका नहीं मिला। खाली गिलास देखकर मयूरी बोली, आप अभी भी मुझे थोड़े उदास लग रहे हैं। मैं आपके लिए 2 गिलास रेड वाइन और पी सकती हूँ, पर बस 2 से ज़्यादा नहीं पी पाऊंगी। नहीं तो मुझे भी नशा होने लगेगा। अहान अपने सामने खड़ी मयूरी को देख रहा था, जो वैसे तो जीनियस थी, पर इस वक्त बिल्कुल किसी बुद्धू की तरह बातें कर रही थी, क्योंकि वो अहान को उदास नहीं देखना चाहती थी। अहान के दिल की उदासी तो मयूरी की प्यारी सी स्माइल देखते ही गायब हो जाती थी। वो मयूरी का वाइन का गिलास भरता जा रहा था और मयूरी तुरंत उसे खाली करती जा रही थी। फिर मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, अहान, थोड़ा स्पीड धीरे करिए, ये थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। अब मैं ये गिलास आराम से पीऊँगी। लगातार रेड वाइन पीने की वजह से मयूरी का चेहरा रेड होने लगा था। वैसे भी उसे कुछ जल्दी ही नशा होने लगता था और नशे में उसे यंग और हैंडसम लड़कों के साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद था। इसलिए अहान ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि वो उसके एब्सेंस में कहीं भी अकेले वाइन नहीं पी सकती। इसलिए मयूरी भी उसके एब्सेंस में कभी भी वाइन नहीं पीती थी और आज भी वो सिर्फ इसलिए रेड वाइन पी रही थी क्योंकि अहान आज थोड़ा उदास था। मयूरी मन ही मन अपने रेड वाइन पीने के प्लान के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। उसने खुद के सिर को थपथपाते हुए अपने मन में कहा, आज तो बढ़िया मौका मिल गया वाइन पीने का, और अहान ने भी आज मुझे कुछ नहीं कहा। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। वेरी गुड मयूरी, वेरी गुड। पर तभी उसे कुछ याद आया और वो फिर बोली धीरे से, अहान, आपके पेरेंट्स कैसे थे? आई मीन, आपका उनके साथ रिश्ता कैसा था? आपने कभी मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अपने हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़े मयूरी अहान के पीछे पीछे बालकनी में आ गई। वो दोनों वहां रखी एक बेंच पर बैठ गए। फिर मयूरी ने प्यार से अपना सिर अहान के कंधों पर रख दिया। इस वक्त तक उसे हल्का हल्का नशा होने लगा था। जब अहान ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा तो मयूरी उसके कंधे से अपना सिर हटाकर उसकी ओर देखने लगी। उसे लगा कि शायद उसके ऐसा पूछने से अहान को अच्छा नहीं लगा है, पर जब अहान ने मयूरी को अपने कंधे से हटते हुए देखा तो उसने तुरंत कहा, अगर तुम अपना सिर मेरे कंधे पर नहीं रखोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी फिर से पहले जैसे ही बैठ गई। अपने माँ बाप का सच शायद ही अहान उसे बांट सकता था, पर उनकी कुछ यादें थी जो अहान उसे बता सकता था।
यही सोचकर वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगा कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। आहान अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनके बहुत करीब था। जब वो मयूरी को ये सब बता रहा था तो मयूरी ने बीच में ही उससे कहा, जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे तो हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का रिश्ता कभी इतनी आगे तक भी जाएगा। आप पहली बार मुझसे हॉस्पिटल में मिले थे और आपने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फैला दिए थे। याद है मैं गिरते गिरते बची थी और आपने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा था। और फिर जब हम दूसरी बार मिले वो तो सबसे ज़्यादा बुरी मुलाकात थी हमारी। आपको मुझे ज़्यादा दूसरी लड़कियां नर्स की जॉब के लिए अच्छी लग रही थी। अगर आपकी परी जैसी प्यारी बेटी नहीं होती तो आप अभी भी सिंगल ही होते। वैसे भी आपको एक बार फिर याद दिला दो, परी को मैंने ही जन्म दिया है। समझाई छे कि रिपीट करूं? आहान ने नाराज होते हुए कहा। तब की बात कुछ और थी मयूरी, मुझे बार बार वो सब याद मत दिलाओ। अब तुम्हें बाकी की बात सुननी है तो मैं आगे कहूँ? हाँ हाँ आप बोलिए, मैं पक्का आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। फिर आहान उसे अपनी माँ के बारे में बताने लगा। वो इस वक्त बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपनी सारी बात बता रहा था। वो बीच बीच में अपने बचपन की बातें भी उसे बताने लगा। ये देख मयूरी को हल्की सी स्माइल आ गई। उसे हंसते देख आहान फिर चुप हो गया और उसने नाराज होते हुए कहा, अब बस, मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं बताऊंगा। आहान उसके हंसने से थोड़ा नाराज था पर मयूरी को तो वो ऐसे भी बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी मयूरी अपनी नाजुक उंगलियों को उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, सॉरी, वो आप बिल्कुल किसी बच्चे की तरह अपने बचपन की कहानियां मुझे बता रहे थे तो मुझे हंसी आ गई। अच्छा कोई नहीं, आपने जो बताया वो भी बहुत है। आपको हॉकी स्टिक से बहुत सी जगह चोट लगी है, मैं उन पर मालिश कर देती हूँ, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इतना कहकर वो जल्दी से मसाज ऑयल ले आई और फिर आहान की वाइट शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोली, आहान आपको अपनी शर्ट निकालनी पड़ेगी वरना मैं मालिश नहीं कर पाऊंगी। उसकी बात सुनकर आहान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं एक हाथ से शर्ट नहीं उतार सकता। मयूरी ने तुरंत तेल की बोतल नीचे रखी और आहान की शर्ट निकालने लगी। उसकी पीठ पर हॉकी स्टिक से चोट लगने की वजह से बहुत सारे नील निशान पड़ गए थे। उन्हें देखकर मयूरी को बुरा लगने लगा। वो उसकी चोट को धीरे से छूते हुए बोली, आहान क्या आपको इनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? आहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या दर्द? वो भी मुझे? मर्द को दर्द नहीं होता। मयूरी ने उसकी चोट पर तेल लगाया और मालिश करते हुए कहा, आपको इतनी जोर से चोट लगी है, आपको थोड़ा तो दर्द हुआ होगा ना? एटलीस्ट मुझसे तो झूठ मत बोलिए। और हाँ, मैं आपको मसाज कर रही हूँ तो इससे आपको थोड़ा दर्द होगा, पर इसे लगाने से आपको जल्दी आराम आ जाएगा। भले ही आहान एक मार्शल आर्टिस्ट रह चुका हो पर उसे इतनी जगह हॉकी स्टिक और डंडे से चोट लगी थी कि उसे अभी दर्द हो रहा था। पर वो जानबूझकर इस बारे में मयूरी को कुछ नहीं बता रहा था ताकि उसे उसकी ज़्यादा टेंशन ना हो जाए। वो मयूरी से बहुत प्यार करता था और उसे बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। उसने अपने मन में कहा, मयूरी मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और हमेशा हंसती रहो। मैं कभी भी तुम्हें उदास नहीं देख सकता। पर तभी उसे फील हुआ कि अचानक मयूरी मालिश करते करते रुक गई थी। उसका हाथ अभी भी उसकी पीठ पर ही था। आहान जैसे ही उसे मुड़कर देखने लगा, उसे अपनी पीठ पर मयूरी के आंसुओं की बूंद गिरते हुए दिखाई दी। आहान को जो चोट लगी थी वैसी चोट की उसे आदत थी, इसलिए उसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर मयूरी उसके लिए तो अगर आहान को एक खरोंच भी आ जाए तो वो उसे भी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। तो अब तो उसे हॉकी स्टिक से इतनी चोट आई थी और साथ ही उसकी बाजू पर चाकू से इतना गहरा घाव भी हो गया था। ये देखकर मयूरी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मयूरी को यह बात पता थी कि आहान उसके लिए कितना दर्द बर्दाश्त कर रहा था और उसके लिए कितना कुछ कर रहा था। मयूरी तुरंत आहान के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, आहान आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? आप सच में इतने अच्छे हैं कि मैं आपसे अभी शादी करना चाहती हूँ। उसे इस तरह परेशान देखकर आहान को भी बुरा तो लग रहा था, पर मन ही मन उसे इस बात की खुशी थी कि मयूरी उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी इतनी परवाह करती थी। उसने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? आहान आगे कहने ही वाला था कि चलो शादी करते हैं, पर उससे पहले ही मयूरी अपने आंसू पूछते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने आपको शादी करने के लिए कह दिया। पर मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ऐसे ही शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे डर है कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो आप फिर मुझे बचाने मैदान में कूद पड़ेंगे। इसलिए अब आपकी यही सज़ा है कि आप जितनी बार भी ऐसी गलती करेंगे हमारी शादी 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाएगी। उसकी बात सुनकर आहान के मुंह से निकला, क्या? आहान ने अपने मन में सोचा, तो फिर इतनी मार खाने और अपनी जान जोखिम में डालने का क्या फ़ायदा हुआ? इसकी बात सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू गिरने को हैं।
अचानक यहान के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। फिर अहान ने मयूरी की कमर को कसकर पकड़ा और कहा, मयूरी आर यू सीरियस? मयूरी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, हाँ, मैं इससे ज्यादा कभी सीरियस हो ही नहीं सकती। अब छोड़िए मुझे आपकी मालिश करनी है। उसने दोबारा मालिश करने के लिए उसकी पीठ का हाथ ही लगाया था कि तभी अहान ने एक्टिंग करते हुए कहा, मयूरी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मयूरी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पर मैंने तो अभी तक इन्हें ठीक से हाथ तक नहीं लगाया, तो इन्हें दर्द कैसे हुआ? सच में क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप अहान। तभी अहान ने आगे कहा, मयूरी मुझे सिर्फ पीठ पर ही नहीं, पूरे शरीर पर, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। मयूरी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अब बस भी कीजिए अहान, मुझे पता है आपको कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है और आप ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। अहान ने कहा, क्यों, मुझे दर्द क्यों नहीं हो सकता? ये कहते हुए उसने मयूरी का हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, देखो इसे फील करो। अब तुम ही बताओ, मेरी फियोंसे मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती तो मुझे तो यहाँ दर्द होगा ही। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस दर्द से मैं अभी मर जाऊंगा। अहान इस वक्त मयूरी की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे वो उसे अपनी आंखों के जरिए अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। मयूरी भी अपनी नज़रें उसके हैंडसम चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। उसे उसकी आंखों में एक सच्चाई दिख रही थी। तभी अहान ने अपनी गहरी काली आंखों से मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी, मैं अपनी शादी में अब और डिले नहीं करना चाहता। चाहे तुम जो कहो, पर मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। अगली सुबह खिड़की से सुनहरी धूप कमरे के अंदर आ रही थी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। मयूरी नींद से जग गई और उसे बाहर से रमेश की आवाज़ आई, साहब, अभी अभी खबर मिली है कि विक्रांत सर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। मयूरी तुरंत हैरान होकर अहान की तरफ देखने लगी। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मयूरी और अहान ने साथ में टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे से प्यार भरी बातें की। अगली सुबह रमेश ने दरवाज़ा नॉक करके कहा कि विक्रांत को होश आ गया है, तो मयूरी हैरान हो गई और हैरानी से अहान की तरफ देखने लगी। अब तक रमेश की आवाज़ सुनकर अहान भी जाग चुका था। मयूरी और अहान दोनों ही इस सोच में थे कि विक्रांत की कंडीशन को देखकर लगता नहीं था कि उसे इतनी जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, तो फिर अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर विक्रांत का चेकअप कर रहे थे। चेकअप करने के कुछ देर बाद डॉक्टर बोले, मिस्टर विक्रांत, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस वक्त आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ज़रा भी तकलीफ़ हो तो तुरंत हॉस्पिटल आ जाइएगा। पर तभी सुहाना भी हॉस्पिटल आ गई। उसे देखकर विक्रांत ने कहा, क्या डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गए? सुहाना ने स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। पर विक्रांत सुहाना को घर ले जाने की जगह एक फ़ोटो स्टूडियो ले गया। जैसे ही सुहाना वहां अंदर आई, एक के बाद एक बहुत से बॉडीगार्ड सुहाना के लिए डिफरेंट स्टाइल के वेडिंग ड्रेस लेकर आए। सुहाना ये सब देखकर बहुत खुश हो गई और उसे अपने और विक्रांत की बचपन की यादें ताज़ा होने लगी। पर तभी उसे डॉक्टर की कही कल रात की बात याद आई। मिस सुहाना, मिस्टर विक्रांत की कंडीशन में कोई सुधार नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब हॉस्पिटल में रखने से कोई भी फ़ायदा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको उन्हें घर ले जाना चाहिए और उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सके। पर सुहाना विक्रांत को खुश करने के लिए कुछ कर पाती उससे पहले ही विक्रांत ने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था। सुहाना ये नहीं जानती थी कि वो विक्रांत के साथ कितने दिन खुशी से बिता पाएगी, पर जितना भी टाइम बचा था वो उसके साथ बस खुश रहना चाहती थी। फिर विक्रांत और सुहाना ने अपनी अपनी वेडिंग ड्रेस पहन ली और वेडिंग फ़ोटोशूट करवाने लगे। फ़ोटोशूट हो जाने के बाद विक्रांत ने उन फ़ोटोज़ की कॉपी पेन ड्राइव में ली और घर के लिए निकल गया। वो खुद भी मन ही मन ये बात जानता था कि डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज क्यों किया है, पर वो इस बात से सुहाना को उदास नहीं करना चाहता था। घर जाते वक्त उसने कुक को फ़ोन करके सुहाना के लिए बहुत सारे डिशेस बनवाने के लिए कह दिया। उसे अपनी इतनी केयर करते देखकर सुहाना खुद को रोक नहीं पाई और उसने विक्रांत के गालों पर किस कर दिया। अब तक वो लोग अपने घर पर पहुंच चुके थे। तभी उसकी नज़र कार से बाहर की तरफ गई तो उसने हैरानी से कहा, क्या ये मयूरी और अहान हैं? पर ये यहाँ पर कैसे? जैसे ही विक्रांत ने बाहर की तरफ देखा, वहाँ सच में अहान और मयूरी उनके बंगले के बाहर खड़े थे। वो चारों घर के गेट पर ही एक दूसरे से मिल गए थे। सुहाना ने घर के अंदर आते हुए कहा, तुम लोग वापस कब आए और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कहते हुए उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए डाइनिंग रूम की तरफ ले गई। अहान और विक्रांत वहीं खड़े एक दूसरे को देखते रह गए थे।
सुहाना और मयूरी दोनों को ही खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो लोग उनके आने से पहले ही खाना खाने बैठ गए थे। खाना खाते वक्त मयूरी ने पहले अपने आसपास देखा और फिर धीरे से बोली, सुहाना क्या हुआ? क्या फिर से विक्रांत हॉस्पिटल में रहने के लिए नखरे दिखा रहा है? पर तुमने उसे रोका क्यों नहीं? सुहाना ने उसकी तरफ देखकर थोड़ा उदास होते हुए कहा, नहीं, इस बार मैं खुद उसे घर लाना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा कि हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना है। शायद उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये बोलते हुए सुहाना की आवाज़ भारी हो गई थी। उसकी बात सुनकर मयूरी भी परेशान हो गई। उसे अपने लिए परेशान देखकर सुहाना बोली, डोंट वरी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मयूरी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मुझे लगता है डॉक्टर विक्रांत की बीमारी का कोई ना कोई ट्रीटमेंट जरूर ढूंढ लेंगे, और वैसे भी मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। देखना तुम, विक्रांत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुहाना बोली, हाँ, मैं भी हार नहीं मानना चाहती, बस मुझे लगा कि विक्रांत घर पर रहेगा तो जल्दी ठीक हो पाएगा। फिर वो उसे विक्रांत और अपने वेडिंग फ़ोटोशूट के बारे में बताने लगी और एक फ़ोटो दिखाते हुए बोली, तुम्हें पता है ये लहंगा विक्रांत ने खुद मेरे लिए डिज़ाइन किया है। उसकी बातें सुनकर मयूरी बहुत खुश हो गई, पर अगले ही पल उसे आहान पर गुस्सा आने लगा। उसने नाराज़ होते हुए कहा, विक्रांत ने तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रखा था, और वहीं आहान को देखो, वो रोज़ मुझे शादी करने के लिए परेशान तो करते हैं, पर आज तक मेरे लिए कभी कुछ प्लान नहीं किया। उसकी बात सुनकर सुहाना बोली, मेरा विक्रांत बेस्ट है। मयूरी को उसकी ये बात तीर की तरह चुभ रही थी। कुछ ही देर बाद विक्रांत और आहान भी वहाँ आ गए। तभी आहान ने देखा कि सुहाना तो खुश होकर अपना खाना खा रही थी, जबकि मयूरी वहाँ बैठी हुई गुस्से से बस बाउल को घूरे जा रही थी। जब मयूरी को आहान के आने का एहसास हुआ तो वो उसे गुस्से से देखने लगी। आहान विक्रांत और सुहाना के सामने उसे कुछ नहीं पूछना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और सब लोग साथ में खाना खाने लगे। जाने से पहले आहान ने मौका पाकर सुहाना से मयूरी के अजीब बिहेवियर के बारे में बात की, तो सुहाना ने उसे वहीं वेडिंग शूट की फ़ोटोज़ उसे दिखा दी। आहान को अगले ही पल सब समझ आ गया। विक्रांत के बंगले से बाहर आने के बाद मयूरी ने धीरे से आहान से कहा, विक्रांत के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और सुहाना भी ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं जानती हूँ कितनी दुखी है। पर जब आहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा। आहान उससे बहुत पीछे था और अपने फ़ोन में कुछ मैसेज करते हुए धीरे धीरे आ रहा था। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मयूरी, अभी हम घर नहीं जा रहे, चलो आज मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। मयूरी को भी नहीं पता था कि आहान उसे कहाँ ले जा रहा था। कुछ देर बाद आहान की कार एक शॉपिंग मॉल के सामने आकर रुकी। मयूरी आहान की तरफ हैरानी से देख रही थी। आहान जो भी सामान यूज़ करता था वो सब स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया जाता था, और अगर उसमें किसी भी चीज़ की कमी रह भी जाती तो रमेश उसे खुद पूरा कर देता था। पर आहान कभी भी इस तरह खुद मॉल में नहीं आता था। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आहान खुद मयूरी को इस तरह मॉल में लेकर आ गया था? पर इससे पहले कि मयूरी कुछ समझ पाती, आहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मॉल के अंदर ले आया। वो जैसे ही मॉल में आया, सभी की नज़रें उस पर जाकर रुक गई। उसकी पर्सनैलिटी, उसका अलग अंदाज, सब बहुत स्पेशल था। वहाँ जो भी लड़कियाँ थीं वो उसे देखकर घूरने लगीं। कुछ लड़कियों ने अपना फ़ोन निकाल कर उसकी फ़ोटो भी लेना शुरू कर दी थी। चारों तरफ खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही थी। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? यार, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओह माय गॉड, ये तो आहान रायज़ादा है। जब मैंने इसकी एंगेजमेंट के बारे में सुना था तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, पर जब बहुत दिनों तक इनकी फियोंसे की फ़ोटो नहीं आई तो मुझे लगा वो न्यूज़ फेक है। यार, मुझे डर है कि तुम्हारी वो खुशी अब ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली, क्योंकि वहाँ देखो, आहान रायज़ादा ने एक लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो लड़की है वही उनकी फियोंसे है। मयूरी उन लड़कियों की बातें और उनके एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वो अपने मन में यही सोच रही थी, इतनी सारी लड़कियां आहान रायज़ादा पर फिदा हैं, पर आहान सिर्फ मुझ पर फिदा हैं। पर तभी वो आहान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आहान, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मेरा हाथ छोड़िए। पर उसकी बात सुनकर आहान ने उसका हाथ पहले से भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया और शॉपिंग मॉल में अंदर की तरफ आने लगा। फिर वो उसे लेकर गेम शॉप की तरफ मुड़ गया। ये देखकर मयूरी ने हैरानी से अपने मन में कहा, आहान को बच्चों के खिलौने कब से पसंद आने लगे? क्या ये मुझे बच्ची समझकर मेरे लिए ये सब तो नहीं लाने वाले, या ये मुझे खिलौने दिलाकर खुश करने की कोशिश करना चाहते हैं? पर उसने आहान से कुछ नहीं कहा। पर जैसे ही वो उस टॉय शॉप में जाने लगी, आहान ने उसे कहा, ये नहीं, इससे अगली शॉप। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अगली शॉप की तरफ देखा। वो एक सेल्फी फ़ोटो बूथ था। वहाँ लोग अपनी पसंद का मेकअप और बैकग्राउंड चुनकर अपनी सेल्फी ले सकते थे।
फिर अहान ने वहाँ जाकर वेडिंग फ़ोटो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। मयूरी भी तुरंत समझ गई कि अहान उसे वहाँ क्यों लेकर आया था, पर वो इस वक्त इस बात से हैरान थी कि अहान ज़्यादा जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी फियांसे को वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए एक छोटे से सेल्फी बूथ में लेकर आया था। वो पहले से भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। जैसे ही वो गुस्से से अपने गाल फुलाकर वहाँ से जाने लगी, तभी उसे कैमरे के क्लिक होने की आवाज़ सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहाँ लगी स्क्रीन पर उसकी एक फ़ोटो दिखाई दी। वेडिंग फ़ोटोशूट का फिल्टर लगाने की वजह से मयूरी उस फोटो में एक दुल्हन की ड्रेस में फिट हो गई थी। उस गुस्से वाली दुल्हन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए लेकर जा रहा हो। अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, मयूरी तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? उसकी बात सुनकर मयूरी अपने मन में ही गुस्से में बोली, आपने बिल्कुल सही समझा मिस्टर रायजादा। आपकी फियांसे आपको छोड़कर जाने वाली है, तो फिर इस फोटोशूट की क्या ज़रूरत है? अहान फिर से एंगल सेट करके मयूरी की फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करने लगा, पर कोई फ़ोटो क्लिक नहीं हुई। अहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, इस मशीन को क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं कर रही? मैंने पहले कभी ये सब यूज़ नहीं किया। क्या तुम्हें पता है कि इसे यूज़ कैसे करते हैं? ऐसा बहुत कम होता था कि अहान रायजादा को किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, और मयूरी भी ऐसा मौका खोना नहीं चाहती थी जहां वो अहान को अपनी काबिलियत दिखा सके। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसमें कुछ कॉइन्स डाल दिए और स्टार्ट का बटन दबा दिया। तुरंत मशीन से बीप की आवाज़ आई। फिर वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, पिछली फ़ोटो बस एक टेस्ट फ़ोटो थी। हर बार आपको फ्री में कोई फ़ोटो नहीं लेने देगा, उसमें आपको कॉइन्स भी डालने पड़ेंगे। समझाई छे कि रिपीट करूं? वैसे तो मयूरी अभी भी बहुत गुस्से में थी, पर जैसे ही उसने मशीन से बीप की आवाज़ सुनी, वो तुरंत उसके सामने पोज देकर खड़ी हो गई। वो एक के बाद एक पोज बदल बदल कर फ़ोटो लेने लगी, पर वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि अहान भी वहाँ वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए आया था। जैसे ही वो मयूरी के साथ फ़ोटो लेने के लिए आगे बढ़ा, मयूरी उसे दूर करते हुए बोली, अहान थोड़ा पीछे रहिए, आप मेरी फ़ोटो के बीच में आ रहे हैं। अहान अपने मन में सोचने लगा, ये कौन सा वेडिंग फ़ोटोशूट है जो दूल्हे के बिना ही हो रहा है। उसने गुस्से से मयूरी को कहा, मयूरी यहाँ फ़ोटोशूट के लिए मैं तुम्हें लेकर आया था और तुम मेरे बिना ही फ़ोटो ले रही हो। हाँ तो मशीन में कॉइन्स मैंने डाले हैं, पैसे मेरे हैं, तो मेरी मर्जी की मैं आपके साथ फ़ोटो लेना चाहती हूँ या आपके बिना। तभी उसके मन में ये बात आई कि वो दोनों कितने टाइम से एक दूसरे के साथ थे, पर आज तक किसी प्रॉपर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह डेट पर नहीं गए। उन दोनों के बीच में तो किसी नॉर्मल कपल की तरह प्यार भरी बातें नहीं होती थी। वो एक दूसरे से प्यार कम, लड़ते झगड़ते ज़्यादा थे। पर तभी मयूरी को लगा कि ये फ़ोटोशूट भी तो बिल्कुल एक डेट के जैसा ही है और उसे ये मौका खोना नहीं चाहिए। और फिर वो अहान को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुरंत अहान की तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरे साथ फ़ोटो लेनी है? हाँ बिल्कुल। इतना कहकर अहान जल्दी से उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद उन दोनों ने खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक की। भले ही अहान को ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक नहीं करनी आती थी, इसलिए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर फ़ोटो में सेम ही थे, पर अब उसे भी फ़ोटोज़ लेने में मज़ा आ रहा था। लास्ट में जब उन दोनों ने अपनी वेडिंग फ़ोटोज़ प्रिंट होने के बाद देखी तो मयूरी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने कहा, वाह इतनी सारी वेडिंग फ़ोटोज़, ये फ़ोटोज़ मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इन्हें टेबल और डायरी में लगाऊंगी। नहीं, डायरी में नहीं लगा सकती। इतना कहकर उसने अहान की तरफ देखा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई मेरी डायरी छिपकर पढ़ता है, इसलिए मैंने डायरी लिखना ही बंद कर दी। उसकी बात सुनकर अहान ने उसे हल्के से किस करते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम जिसकी बात कर रही हो वो मैं ही हूँ, और ये भी कि तुम उस डायरी में अपने फियांसे के बारे में कैसे भर भर कर बुराइयाँ लिखती रहती हो। और हाँ, मैं तुम्हारी डायरी सिर्फ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मुझ में जो भी कमी है मैं उन्हें दूर कर सकूँ। अब बताओ, क्या ये गलत है? उसके ये कहते ही वो दोनों स्माइल करने लगे। तभी अहान फिर से अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा तो मयूरी ने उसे कहा, अहान अब हम कहाँ जाने वाले हैं? वो दोनों इतने दिनों बाद बिना किसी टेंशन के बाहर घूमने आए थे, इसलिए मयूरी अहान के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो उसके साथ मूवी देखना और बाहर डिनर भी करना भी चाहती थी, पर तभी अहान ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। उस कहते हुए उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और घर जाने के लिए कार में बैठ गया। मयूरी अहान से कहना चाहती थी कि वो उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर अहान तो अपनी आंखें बंद करके कार की सीट पर बैठा सो रहा था। ये देखकर मयूरी धीरे से बड़बड़ाई, अहान आप सच में बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं, इसलिए आप अब तक सिंगल थे। वैसे आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि आपने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आपको मुझ जैसी प्रिंसेस मिली। कहते हुए वो विंडो के बाहर देखने लगी।
अहान ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसके चेहरे पर स्माइल भी आ गई थी, पर वो मयूरी के सामने सोने की एक्टिंग कर रहा था। वहीं मयूरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि अहान को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। पर जैसे ही वो कार से उतरकर राजदा मैंसन की तरफ जाने लगी, उसने देखा कि घर के दरवाजे पर बा परी को लेकर खड़ी थी। उनके पीछे घर के सभी सर्वेंट्स भी लाइन लगाकर खड़े थे। इतना ही नहीं, अहान के और भी फैमिली और फ्रेंड्स वहां खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर मयूरी दंग रह गई। उसने तुरंत अहान का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अहान, मुझे चिमटी काटिए। मुझे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। राजदा मैंसन में इतने सारे लोग क्यों हैं? उसके कहने पर अहान ने तुरंत उसके गालों को जोर से खींचा। मयूरी चिल्लाई, आउच, मुझे दर्द हो रहा है। ये देखकर अहान ने धीरे से कहा, तुमने ही तो कहा था, अब चिल्ला क्यों रही हो? मयूरी ने नाराज होते हुए कहा, चींटी काटने को कहा था, चिमटा नहीं। इतनी जोर से कौन काटता है? क्या आप मुझे पिछले जन्म का कोई बदला लेना चाहते हैं? पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी जो वहां देखा था वो सब सच था, कोई सपना नहीं। राजदा मैंसन काफी बड़ा था। मयूरी अपने सामने खड़े इतने सारे लोगों को देखकर हैरान थी। उनमें से बहुत से लोगों को तो उससे आज तक देखा भी नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा था। वो अपना फ़ोन निकालकर चेक करने लगी कि कहीं आज कोई त्यौहार वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठा हुए हों। पर आज तो कोई त्यौहार भी नहीं था। वहीं अहान अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने वहां खड़ा कोई इंसान दिख ही नहीं रहा हो। फिर वो मयूरी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। तभी परी भागती हुई अहान के पास आई और बोली, डैडी, डैडी। उसके हाथ में एक बड़ा सा रोजेस का बुक्के था। प्यारी सी छोटी सी परी उसे बहुत मुश्किल से उठा पा रही थी। रमेश भी उसकी हेल्प के लिए उसके साथ साथ चल रहा था। परी उस फ्लावर बुक्के को मयूरी की तरफ बढ़ाते हुए बोली, डैडी, मेरी हेल्प कीजिए, ये फ्लावर्स मम्मा के लिए हैं। इस वक्त परी बहुत खुश लग रही थी। बड़ी मुश्किल से इतने भारी बुक्के को उठाने के बाद वो सांस लेते हुए बोली, डैडी ने कहा था कि अगर इन फ्लावर्स को लेने के बाद मम्मा ने डैडी से शादी के लिए यस कह दिया तो वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगी। मयूरी तुरंत समझ गई कि ये सब अहान ने ही प्लान किया था। वो इतने लोगों के सामने उसने शादी के लिए हाँ करवाना चाहता था। पर जब छोटी सी परी ने देखा कि उसकी मम्मा ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया तो उसे लगा कि उसकी मम्मा उसके डैडी से शादी करना नहीं चाहती। ये सोचकर वो तुरंत मयूरी से जाकर लिपट गई और बोली, अगर आपको डैडी पसंद नहीं तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मयूरी और अहान दोनों ही हैरान रह गए। जब परी को अभी भी अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर कहा, अगर आपने मुझसे शादी की तो मैं आपका सारा कहना मांगूंगी और रात को सोते वक्त भी मैं आपको डैडी की तरह बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। ये सुनते ही मयूरी ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने शर्माते हुए अपना सिर उठाकर देखा तो सब लोग उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी बा आगे बढ़ी और उन्होंने परी से वो बुक्के लेकर मयूरी के हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने परी को अपने पास खींच लिया और बोली, परी बेटा, ये सब बातें सबके सामने नहीं कहते। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से आपके मम्मा डैडी की शादी हो और मेरी छोटी सी परी को उसका भाई या बहन मिल जाए। परी, तुम भी तो यही चाहती हो ना? बा की बात सुनकर परी खुश होकर बोली, हाँ हाँ, मुझे भी अपना छोटा भाई चाहिए। मयूरी बा की बात सुनकर शर्मा गई और अहान की तरफ देखने लगी। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि पता नहीं अहान ने उसे छिपकर और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है। तभी अहान उसके पास आकर बोला, बा ने कहा है कि उन्हें अपना पोता चाहिए, वो इस पर तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहती है। फिर बा भी उसके पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वहां खड़े सभी लोगों से उसे मिलवाने लगी। मयूरी, इनसे मिलो, ये अहान के काका काकी हैं। वैसे इनसे तो तुम पहले भी मिल चुकी हो। बा ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाती हूँ जिनसे तुम अभी तक नहीं मिली हो और जो हमारे परिवार के बहुत करीब हैं। कहकर बा मयूरी को धीरे धीरे बाकी सभी लोगों से मिलवाने लगी। तभी बा चलते चलते रुक गई और मयूरी से बोली, मयूरी, क्या तुम्हें इन सब लोगों के नाम याद हो गए? वैसे मैं जानती हूँ कि इतने लोगों के नाम एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं। एक बार जब तुम शादी करके यहाँ आओगी तो तुम्हें इन सब से मिलने के बार बार चांस मिलेंगे। फिर तुम धीरे धीरे सबको पहचान जाओगी। तभी मयूरी बोली, बा, मुझे सबके नाम याद हो गए हैं। बा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, एक ही बार में तुमने इतने सारे लोगों के नाम याद भी कर लिए। शादी के बाद अहान और बाकी सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। फिर वो वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोली, अब आप सब लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मेरी पोता बहू को अपना आशीर्वाद और बधाई तो दीजिए।
उनके ये कहते ही सब लोग आगे आकर उसे बधाई देने लगे। मयूरी तो अभी भी हैरानी से बा की तरफ देख रही थी। तभी बा उसकी तरफ प्यार से स्माइल करते हुए बोली, मयूरी, अब किस बात से घबरा रही हो तुम? रायजादा फैमिली और अहान का आने वाला कल अब तुम्हारे हाथों में ही है। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ और आराम से अपने परपोते परपोतियों के साथ खेलते हुए अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मयूरी धीरे से बोली, बा ने फिर कहा, मुझे पता है मयूरी, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात है और मैं ये भी जानती हूँ कि अहान को ये नहीं पता कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। उसके पास लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बस ये हैंडसम सा चेहरा ही है। पर इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि शनाया के जाने के बाद तुम इसे मिल गई। पर मैं अब चाहती हूँ कि तुम उसके और परी के लिए उसे शादी कर लो। करोगी ना? मयूरी समझ ही नहीं पा रही थी कि वहाँ तो वो कल रात अहान से अपनी शादी 1 साल पोस्टपोन करने को कह रही थी और कहाँ बा उसे आज इतने सारे लोगों से मिला रही है और शादी के लिए कह रही है। मयूरी जानती थी कि ये सब अहान की ही प्लानिंग थी। उसे चुप खड़ा देखकर अहान उसके पास आया और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, मयूरी, बात तुमसे बड़ी है, तुम इन्हें इतना इंतजार क्यों करवा रही हो? तभी वहाँ खड़ी परी भी उसके पास आकर धीरे से बोली, डैडी, नहीं तो मैं भी तैयार हूँ मम्मा। इस वक्त दोनों बाप बेटी की आंखें मयूरी पर टिकी हुई थी। मयूरी अहान से अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अहान ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मयूरी, अब मुझे तुमसे कितनी बार शादी के लिए कहना पड़ेगा? इसमें इतना भी सोचने वाली बात क्या है? तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि अगर तुम मना भी करोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर तो कभी नहीं जाने दूंगा और आज नहीं तो कल मैं शादी तो तुमसे करके ही रहूंगा, राइट? ऐसा नहीं था कि मयूरी अहान से शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसके दिमाग में अभी भी उसके अतीत को लेकर बहुत सारे सवाल थे। वो अहान को शादी के लिए हाँ कह ही नहीं पा रही थी। अहान भी उसकी परेशानी समझ गया था, इसलिए वो बा और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं मयूरी से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। कहते हुए वो मयूरी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। अंदर आते ही वो मयूरी की आंखों में देखते हुए बोला, मयूरी, मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। त्रिपाठी फैमिली का जो भी मैटर है उसकी इन्वेस्टिगेशन हम बाद में भी कर सकते हैं। हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि इतना सब करने के बावजूद हमारे हाथ कुछ लगेगा भी या नहीं। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जान सुमित त्रिपाठी लेना चाहता है या संकेत त्रिपाठी। एक बार तुम शादी करके हमारी फैमिली की बहू बन जाओ, उसके बाद मेरे साथ साथ पूरी शहनाज ज्वेलर्स भी तुम्हारी पावर बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रायजादा नाम जुड़ने से तुम्हें टच करने की भी किसी की हिम्मत नहीं होगी। कुछ सेकंड रुक कर वो फिर बोला, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा। पर मयूरी अभी भी कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसे चुप देख कर अहान ने फिर कहा, मुझे याद है, सुजल ने ही तुम्हें रायजादा मैंसन में नर्स के इंटरव्यू के लिए भेजा था। मयूरी को समझ नहीं आया कि अहान अचानक सुजल के बारे में बात क्यों कर रहा है। अहान ने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं तो मुझे लगता है कि सुजल ने तुम्हें रायजादा मैंसन इसलिए भेजा क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि तुम ही परी की असली माँ हो। क्या? मयूरी ये सुनकर एकदम हैरान हो गई, पर वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही अहान ने कहा, हाँ, सुजल चाहती थी कि मैं तुमसे प्यार करूं और शादी करके तुम्हारी हिफाजत करूं। वो जानती थी कि मुझसे शादी करने के बाद भले ही किसी को भी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाए, पर कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसने मयूरी का हाथ उठाया और उस पर प्यार से किस करते हुए बोला, मयूरी, आई थिंक मैं तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस चुका हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भले ही मुझे इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ, पर अब हो गया है और अब मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अहान दिल ही दिल में सुजल को इस बात के लिए थैंक यू कह रहा था कि उसने उस दिन नर्स के इंटरव्यू के लिए मयूरी को उसके पास भेजा और वो लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अगर मयूरी उसे नहीं मिलती तो शायद अहान कभी भी शनाया को भूल नहीं पाता और ना ही अपनी ज़िंदगी में कभी किसी और लड़की को अपना पाता। अहान अपनी गहरी काली आंखों से मयूरी को प्यार से देखते हुए बोला, मयूरी, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम चाहे मुझसे शादी परी की वजह से करो या बा की वजह से या फिर मेरे नाम की वजह से या फिर अपने दोस्त सुजल के लिए मुझे शादी के लिए हाँ करो, पर शादी बस शादी के लिए हाँ कर दो मयूरी, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी अपने मन में बोली, ये मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। पर जो भी हो, वो भी दिल से यही चाहती थी कि वो अहान से शादी कर ले।
पर बस अपने अतीत के सच को जानने के लिए खुद को ही शादी के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। पर अब अहान के शब्दों ने उसके दिल से सभी शक और डर दूर कर दिए थे। वैसे भी उसे अहान जैसा हैंडसम और हॉट लड़का कहाँ मिलने वाला था। यही सब सोचकर मयूरी आगे बढ़ी और अहान को किस कर शर्माते हुए बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ अहान। उसकी बात सुनकर अहान ने उसे प्यार से गले लगा लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बा और बाकी सब लोगों के सामने ले गया। बाहर आने के बाद मयूरी बा के पास जाकर बोली, बा मैं आपके पोते से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही बा बहुत खुश हो गई। मयूरी की हाँ सुन वहां खड़े लोग भी खुशी से क्लैप करने लगे। अहान ने मयूरी को गले लगा लिया और प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर लिया। वो दोनों बस अपने में ही खोए हुए थे, यहाँ तक कि वो ये भी भूल चुके थे कि वहाँ मौजूद सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी परी बा से जाकर बोली, डैडी कितने बेशर्म है बा, इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने मम्मा को किस कर लिया। उसकी बात सुनकर बा ने तुरंत उसकी आंखों को ढकते हुए कहा, परी बेटा वो सब तुम मत देखो। पर वो तुरंत बा का हाथ हटाते हुए बोली, बा ये तो गलत बात है, आप मुझे मना करके खुद देख रही हैं। उसकी प्यारी बातें सुनकर बा हंसने लगी और उसे अपने गले लगा लिया। वही जब मयूरी को होश आया कि इतने सारे लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो तुरंत अहान से दूर हटने लगी। पर अहान ने स्माइल करते हुए उसे कहा, मयूरी रिलैक्स, अब वैसे भी तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। मयूरी धीरे से बोली, अहान हमें अभी तक सुजल के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा है, हम लोग शादी के लिए जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, मयूरी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में सोचकर हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ है तुम्हारी सेफ्टी। वैसे इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसने आगे कहा, तुम्हें अभी तक अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए क्या पता कल को कोई हैंडसम सा लड़का तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें अपने फियोंसे कहने लगे तो मेरा क्या होगा। मैं इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। हमें शादी रजिस्टर तो करवा ही लेनी चाहिए, भले ही हम रस्मों के साथ शादी बाद में कर लेंगे। ये सुनकर मयूरी ने गुस्से से गाल फुला लिए, क्या शादी पहले रजिस्टर करवा लें और करें बाद में। विक्रांत और सुहाना ने ना तो शादी की है और ना ही शादी का रजिस्ट्रेशन, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा वेडिंग फ़ोटो शूट करवाया है और यहाँ मैं शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ। पर वेडिंग फ़ोटो शूट के नाम पर मेरे पास क्या है, वो सेल्फी बूथ पर ली हुई छोटी छोटी स्टिकर वाली फ़ोटो। मैं तो कहती हूँ हमें उन्हीं फ़ोटोज़ की फ़ोटोकॉपी करवा कर हमारी शादी के इन्विटेशन के लिए भी सभी लोगों को बांट देना चाहिए, सस्ता और टिकाऊ, अच्छा है ना। वह बहुत चिढ़कर ये सब बोल रही थी। अब तक सभी गेस्ट वापस जा चुके थे और बा भी परी को लेकर अपने रूम में चली गई थी। इस वक्त वहां सिर्फ अहान और मयूरी ही खड़े थे। अगर अहान मयूरी के सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसे भी अच्छे से पता था कि उसके साथ क्या हो सकता था। वो काउच पर बैठते हुए बोला, मयूरी अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने पहले ही अपने वेडिंग शूट के लिए बुकिंग कर ली है तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी। उसकी बात सुनकर मयूरी उस पर शक करते हुए बोली, ओह अच्छा, पर अगर ऐसा है तो आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। मैं तुम्हें पहले कैसे बताता, कल रात तक तो तुम हमारी शादी 1 साल आगे बढ़ाने के लिए कह रही थी। पर जब मयूरी ने अभी भी उसकी बात नहीं मानी तो अहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। मयूरी ने तुरंत कहा, अहान आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। अहान उसे स्टडी रूम में ले गया और वहां जाकर उसने तुरंत अपना कंप्यूटर ऑन कर दिया। फिर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जैसे ही मयूरी ने उसके शब्द सुने, मयूरी को याद आया कि एक बार पहले भी उसने उसके साथ स्टडी टेबल पर बुलाकर उसे किस कर दिया था। वो बोली, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझे पता है आप मुझसे इस बार भी झूठ बोलकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अहान ने कहा, क्या फ़ायदा, मैं तुम्हें सच में ऐसा इंसान लगता हूँ मयूरी। मयूरी बोली, हाँ आप ऐसे ही इंसान हैं, उस दिन भी आपने मुझे। कहते कहते वो रुक गई। अहान ने स्माइल करते हुए कहा, उस दिन भी क्या मयूरी, अपनी बात पूरी करो। मयूरी ने नाराज होते हुए कहा, रहने दीजिए, मुझे पता है आपको सब याद है। तभी अहान ने कंप्यूटर स्क्रीन बंद की और कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई सबूत नहीं देखना है तो मैं भी इस मैटर को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये देख मयूरी बोली, अच्छा ठीक है, पर पहले आप कसम खाइए कि आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। चलिए जाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप कसम भी झूठी ही खाएंगे। फिर वो उसकी तरफ जाने लगी। जब उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फ़ोटो देखी तो वो हैरान रह गई। वो एक सुंदर ब्राइडल लहंगे की फ़ोटो थी। उस लाल रंग के लहंगे पर गोल्ड वायर से
एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। छोटे छोटे घुंघरू उसके कॉर्नर पर लगे हुए थे और उसमें बीच बीच में मोर पंख के डिजाइन की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी जिसमें कीमती हीरे लगे हुए थे। लहंगे को देखकर बिल्कुल शाही रजवाड़े जैसी फीलिंग आ रही थी। लहंगे के साथ वहाँ उसके मैचिंग की ज्वेलरी की फोटोज भी थी। उन फोटोज को देखकर मयूरी बोली, यही सब? आहान ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, हाँ, ये सब बा ने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। मयूरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसकी याददाश्त जाने के बाद जब वो रायजादा मैंसन में आई थी तभी से उसे बा से बहुत बहुत सारा प्यार मिला था। वैसे तो वो आहान की बात थी, पर वो मयूरी को भी बिल्कुल अपनी पोती जैसे प्यार करती थी। कई बार तो बा ने उसके लिए आहान तक को डांट दिया था। मयूरी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अब से परी के बाद मैं सबसे ज्यादा बा को ही प्यार करूंगी। आहान, अब आप 3rd नंबर पर आ गए हैं। समझाई छे के रिपीट करूं? आहान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि वो जब मयूरी को ये फोटोज दिखाएगा तो मयूरी उसे खुश होकर उसे अपने गले लगा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। उसे ऐसे देखकर मयूरी बोली, सब कुछ किया बा ने और क्रेडिट आप लेना चाहते हैं? फिर अचानक मयूरी को विक्रांत का ध्यान आया। वो बोली, वैसे आज सुबह मुझे विक्रांत की कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर लग रही थी, तो इसका ये मतलब भी तो हो सकता है ना कि ट्रीटमेंट से उसकी तबीयत में सुधार हो रहा है। पर फिर डॉक्टर ने सुहाना को ये क्यों कहा कि उसे अब विक्रांत को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए? ये कहते हुए उसका दिल भारी हो गया था। मयूरी के कुछ गिने चुने दोस्त थे जिसमें से भी सुजल का कहीं पता नहीं लग पा रहा था। सुहाना प्रेग्नेंट थी और उसे अपनी ही आंखों के सामने विक्रांत को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरता देखना पड़ रहा था। इनके अलावा एक माही थी जिस पर भी मयूरी की वजह से अटैक हो चुका था। अगर उस दिन माही को कुछ हो जाता तो मयूरी को यही लगता कि वो अपने दोस्तों के लिए मनहूस है। उसकी बात सुनकर आहान बोला, विक्रांत सिर्फ बाहर से ही ठीक दिख रहा था, पर एक हाई डोज दवाई लेने की वजह से उसका शरीर पहले से भी ज़्यादा वीक हो चुका है। कहते हुए आहान ने कंप्यूटर स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट ओपन किया और मयूरी को दिखाने लगा। ये उन दवाइयों की लिस्ट थी जो विक्रांत को दी जा रही थी। मयूरी एक नर्स रह चुकी थी, इसलिए उसे भी दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज थी। तभी मयूरी ने वहाँ एक स्पेशल दवा देखी जिस पर बस नाम लिखा था, पर उस पर दवा बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसे देखकर मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, ये क्या है? मैंने दिल की बीमारी के लिए ऐसी किसी दवाई का नाम नहीं सुना। आहान ने कहा, विक्रांत ने दवाई अपने असिस्टेंट से कहकर फौरन से मंगवाई है। उसे डर था कि अगर सुहाना को इसकी बीमारी का पता लग गया तो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, इसलिए उसने वो दवाई ले ली। उस दवाई से वो थोड़े टाइम तक सुहाना के सामने ठीक दिखने लगा था, जैसे उसे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। आई मीन इंस्टेंट रिलीफ। पर यह बहुत कम समय के लिए ही यूज़ की जा सकती है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। मयूरी ने तुरंत पूछा, कैसे साइड इफ़ेक्ट्स? आहान ने उसे बताया, अगर इस दवाई की आदत लग जाए तो ये अपना असर दिखाना कम कर देती है और इस स्पेशल दवाई को लेने के बाद दूसरी दवाइयाँ कोई असर नहीं दिखा पाती। विक्रांत का उन दवाइयों को लेना सच में बहुत गलत डिसीजन था। अगर वो इस दवाई को नहीं लेता तो एटलीस्ट उसके पास इतना तो वक्त होता ही कि वो अपनी बेबी को देख पाता। आहान से ये सब जानकारी मयूरी ने कहा, विक्रांत का दिमाग सच में खराब है, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। तब आहान ने कहा, विक्रांत पहले से ही ये बात जानता था कि वो अपने दिल की बीमारी की वजह से मरने वाला है, इसलिए वो ये बात सुहाना से छिपाने के लिए ये दवाई लेता था। मैंने विक्रांत के असिस्टेंट मेहुल को कहा था कि वो इस दवाई को बनाने वाली कंपनी के बारे में पता करे। उसने मुझे बताया कि इस दवाई को बनाने वाली एक बहुत ही अजीब सी फैमिली है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कहते हैं वो लोग मेडिकल फील्ड में बहुत जाने माने हैं और इस तरह की स्पेशल दवाइयाँ बनाते हैं जिनका इंसान के शरीर पर कुछ स्पेशल इफेक्ट होता है। उसने आगे कहा, अफसोस की बात है कि हमें इस दवाई को बनाने वाले के बारे में नहीं पता लग पाया है। अगर पता लग जाए तो शायद। कहते कहते वो रुक गया। मयूरी तुरंत बोली, आपका मतलब है कि अगर इस दवाई को बनाने वाले लोगों के बारे में पता लग जाए तो विक्रांत की जान बच सकती है? पर फिर वो अगले ही पल उदास होकर सोचने लगी, जब आहान रायजादा और विक्रांत शाह जैसे लोग उनके बारे में पता नहीं लगा पाए तो मैं या कोई और कैसे पता लगा पाएगा? मयूरी को ऐसे उदास देखकर आहान ने कहा, मयूरी, अब हम विक्रांत के बारे में बात नहीं करेंगे, चलो बा के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर मयूरी परेशान होते हुए बोली, बा, क्या हुआ बा को? क्या उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई? पर तभी आहान ने स्माइल करते हुए कहा, बा बिल्कुल ठीक है, बस वो चाहती है कि परी को एक छोटा भाई या बहन मिल जाए। इतना कहकर आहान ने मयूरी के होठों पर किस कर लिया। मयूरी ने अपने मन में कहा, चालाक इंसान। जैसे ही वो वहां से भागने लगी, आहान ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तभी मयूरी बोली,
अहान, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे टच भी नहीं करेंगे, ये चीटिंग है। अहान उसके करीब जाते हुए बोला, रियली? पर तुमने मुझे ये भी तो कहा था कि मैं झूठी कसम खाता हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, तुमने मुझे पहले बहुत बार ये भी कहा है कि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लड़के पसंद हैं। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? सॉरी अहान, मैंने तो वो सब ऐसे ही बोल दिया था। स्वेर, मैंने आपसे ज़्यादा हैंडसम, हॉट और इंटेलिजेंट लड़का आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। और आपको तो पता ही है, मैं कभी झूठी कसम नहीं खाती। मेरे पास तो आपकी तारीफ के लिए ही शब्द नहीं है। आपको अपनी लाइफ में पाकर तो मेरी लाइफ धन्य हो गई। आप सच में। पर मयूरी अपनी बात खत्म कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहान ने मयूरी को अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। वहां जैसे ही उसने मयूरी को बेड पर बिठाया तो उसने पीछे खिसकते हुए उससे कहा, अहान, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई। अहान ने हैरान होते हुए कहा, क्या? यही कि मैंने आपके जैसा चीटर और शैतान इंसान आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये सुनकर अहान अपनी शैतानी स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी फैमिली में एक सर्वेंट बाउल के जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सुमित त्रिपाठी से आकर बोला, साहब आप ठीक तो हैं? दरअसल मिस्टर सुमित न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ध्यान न जाने की वजह से उनका हाथ गलती से सूप के बाउल पर लग गया और वो नीचे गिर गया। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, उसे क्लीन करवा दो। फिर वो वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। पेपर का फ्रंट पेज शनाया ज्वेलर्स के सीईओ अहान रायजादा की होने वाली शादी की न्यूज़ से भरा हुआ था। उसमें रायजादा फैमिली की होने वाली बहू की भी फोटोज छपी थी। यहाँ तक कि पेपर का फ्रंट पेज ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट और फाइनेंस की खबरों में भी अहान और मयूरी की शादी की न्यूज़ ही लिखी हुई थी। वहाँ सफाई करने वाला सर्वेंट भी उस पेपर में छपी फोटो को देखकर तुरंत पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो उसके साहब कुछ दिनों से देख रहे हैं। उसे मयूरी का नाम भी पता था। सर्वेंट तुरंत समझ गया कि मयूरी की शादी की खबर पड़ने की वजह से ही उनके हाथ से सूप का बाउल नीचे गिर गया होगा। वो बोला, साहब संकेत सर आए हैं। आज संकेत ने बिजनेस सूट की जगह एक सिंपल वाइट शर्ट पहनी हुई थी। आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। वो मिस्टर सुमित की तरफ बढ़ते हुए बोला, चाचा जी, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ। पर जब उसने मिस्टर सुमित को रायजादा फैमिली के बारे में पढ़ते हुए देखा तो वो बोला, आप कब से रायजादा फैमिली के मैटर्स में ध्यान देने लग गए? इन दिनों तो हमारा शनाया ज्वेलर्स के साथ कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा। मिस्टर सुमित ने संकेत के हाथों से डॉक्यूमेंट लिए और उसे देखते हुए बोले, आजकल की यंग जनरेशन में अहान रायजादा तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। भले ही हमारी कंपनी उनके साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, पर जिस स्पीड से शनाया ज्वेलर्स आगे बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग उन्हें त्रिपाठी कॉरपोरेशन को पीछे छोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है वो लड़की। कहते कहते उनकी उंगली मयूरी की फोटो पर जाकर रुक गई। तभी उन्होंने कहा, संकेत, तुम्हें नहीं लगता जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? इतना कहकर वो संकेत के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि संकेत के चेहरे के एक्सप्रेशन तो हमेशा एक ही जैसे रहते थे। उसने एक नज़र उसकी फ़ोटो पर डालते हुए कहा, हाँ ये खूबसूरत है, पर मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर सुमित जोर जोर से हंसते हुए अपनी चेयर से खड़े हो गए और फिर संकेत के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोले, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। चलो जाने दो। अगर तुमने बस काम पर ध्यान देने का ही डिसाइड किया है तो मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जो तुम्हारी मर्जी हो वही करो। उनकी बात सुनकर संकेत ने फिर एक न्यूज़पेपर की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद जब मिस्टर सुमित ने उसके लिए लाए डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर साइन कर दिया तो वो तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर सुमित दोबारा मयूरी की फ़ोटो देखते हुए खुद से ही बोले, क्या ये सच है कि किसी ने तुम्हें नहीं पहचाना? तुम्हारा चेहरा, या फिर तुम मुझसे भी झूठ बोल रही हो? फिर उन्होंने सर्वेंट से कहा, क्या रायजादा फैमिली से कोई इनविटेशन आया है? सर्वेंट ने कहा, जी साहब, लेकिन जिस समय इनविटेशन आया था उस समय संकेत सर भी वहीं पर थे और उन्होंने कहा कि इतने छोटे से इवेंट को अटेंड करने के लिए आपको परेशान करना ठीक नहीं होगा। वो खुद ही इस मैटर को देख लेंगे, इसलिए वो उनका इनविटेशन कार्ड भी अपने साथ ही ले गए थे। सर्वेंट की बात सुनकर वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए कुछ सोचने लगे। वहीं अब तक अहान और मयूरी की शादी की न्यूज़ आग की तरह हर जगह फैल चुकी थी। मयूरी अभी भी अहान के रूम में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसे वहां अपने आसपास अहान कहीं नहीं दिखा। यह देखकर वो वापस ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी, पर जब उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर नीचे चली गई। उसे नीचे आते देखकर रमेश ने उसे कहा, मयूरी मैडम, आप जग गई?
साहब ने कहा था कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे और अच्छे से पूरी नींद लेने दे, इसलिए किसी ने आपको नहीं जगाया। वैसे ब्रेकफास्ट रेडी है, जब भी आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो बता दीजिएगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसके पीछे किचन में आते हुए कहा, आहान कहाँ है? यह सुनकर रमेश बोला, आप तो जानती हैं कि शादी की न्यूज़ सब तरफ फैल चुकी है। राजदा परिवार सूरत का सबसे जाने माने परिवारों में से एक है, इसलिए शादी के लिए भी बहुत से इंतजाम देखने हैं। आप दोनों की शादी के लिए बा ने सबसे नज़दीकी डेट चूज़ की है और अब तो सारी तैयारियां करने के लिए भी बस एक हफ्ते का ही वक्त बचा है। बा तो ये भी चाहती हैं कि आप दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो, इसलिए आहान खुद सारी तैयारियां करने गए हैं। कल शाम के बाद राजदा मैंसन में भी सब मयूरी को मालकिन की तरह मानने लगे थे। अब तो सभी लोगों को उसे मैडम से मालकिन कहने का ही इंतजार था। जैसे ही मयूरी को यह पता लगा कि आहान पर्सनली शादी की सारी अरेंजमेंट्स देखने के लिए गया है तो वो मन ही मन बहुत खुश हो गई। वीकेंड होने की वजह से परी भी आज घर पर ही थी, इसलिए ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वो कुछ देर उसके साथ खेलने लगी। जहाँ एक तरफ आहान शादी की तैयारियों में बिजी था तो वहीं मयूरी को किसी और ही बात की टेंशन थी। परी को सुलाने के बाद उसने रमेश से कहा, मैं सुजल के घर जा रही हूँ, अगर आहान का कॉल आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। यादाश्त जाने की वजह से मयूरी अपनी फैमिली और बाकी सबके बारे में भी भूल चुकी थी। फैमिली के नाम पर इस वक्त उसके पास सिर्फ सुजल थी, जिसका भी उसे कोई पता नहीं लग पा रहा था। और अब तो जल्दी ही मयूरी की शादी भी होने वाली थी, इसलिए अब उसे सुजल की और ज़्यादा याद आ रही थी। एक बार सुजल ने उसे ये भी कहा था कि चाहे जो हो जाए पर वो उसकी शादी में ज़रूर आएगी। कुछ देर बाद मयूरी उसके अपार्टमेंट में आ गई। उसने अपने बैग से सुजल का कलाइडोस्कोप निकाल कर फिर से उसकी जगह पर रख दिया, पर तभी उसकी नज़र बेड के साइड में रखी उसकी फ़ोटो पर गई। वो उसकी फ़ोटो को देखते हुए बोली, सुजल, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शादी में ज़रूर आओगी, पर तुम्हारा तो पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो। तुम्हें पता है, आहान कहते हैं कि तुमने मुझे जानबूझकर राजदा मैंसन में नर्स के इंटरव्यू के लिए भेजा था ताकि हम दोनों में प्यार हो सके। हाँ, जानती हूँ कि यह सुनने में थोड़ा अजीब है, पर तुम्हें पता है आहान जो भी कहते हैं वो बात मोस्टली सच ही निकलती है। और अब तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आहान कह रहे थे कि मेरी उनसे शादी होने के बाद कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम वापस कब आओगी सुजल? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये कहते कहते मयूरी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसे कहीं ना कहीं लगता था कि सुजल के गायब होने के पीछे उसका ही कोई अतीत जुड़ा हुआ था। यही सब सोचकर वो जैसे ही वहां से मुड़ी, उसका हाथ एक कांच की बोतल से टकरा गया और वो बोतल नीचे गिर के चूर चूर हो गई। जैसे ही मयूरी को बोतल के कांच के टूटने की आवाज़ आई, उसका असर सीधा उसके दिमाग पर पड़ा। उसे अचानक ही सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और कानों में फिर से वही पुरानी बातें गूंजने लगी। उन आवाज़ों के साथ साथ उसके दिमाग में कुछ यादें और तस्वीरें भी घूमने लगी। परी, तुम तो डैडी की परी हो ना, और तुम्हें तो अच्छे से बड़ा होना है। परी, अगर तुम कहना मानोगी तो मम्मी डैडी तुमसे जल्दी ही मिलने आएंगे। परी तो डैडी की प्यारी बेटी है ना, मैं तुम्हारी पसंद की सभी चीज़ें तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। डैडी। मयूरी अपने दिमाग पर जोर देकर सब कुछ याद करने लगी की कोशिश कर रही थी। सिर दर्द होने की वजह से वो अपने बालों को भी जोर जोर से खींच रही थी। तभी उसे एक लड़की ब्लैक ड्रेस पहने हुए दिखाई दी, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। हालांकि वो लड़की उससे कुछ दूरी पर थी। वो उसका चेहरा पहचानने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ से मयूरी तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आ गई। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आहान की आवाज़ आई, क्या तुम सुजल के घर पर हो? मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मयूरी को जोर जोर से रोने लगी और फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए बोली, आहान, मुझे याद आ गया, सुमित त्रिपाठी ही मेरे डैड हैं। ये सुनने के बाद आहान जल्दी ही सुजल के घर पहुंच गया। उसे मयूरी की बहुत फिक्र हो रही थी। वहां आकर जैसे ही उसने मयूरी को देखा, उसने कसकर उसे गले लगा लिया और प्यार से उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, डरो मत मयूरी, मैं आ गया हूँ। आहान की आवाज़ सुनकर मयूरी थोड़ा रिलैक्स हुई। फिर आहान ने सुजल के घर की सारी विंडोज़ खोल दी। इतने दिन से घर बंद होने की वजह से वहाँ काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी। फिर उसने मयूरी को आराम से काउच पर बिठाया और पूछा, अब तुम ठीक हो? इतना कहकर आहान ने फिर से उसे गले लगा लिया। खुद को उसकी बाहों में पाकर मयूरी भी अब काफ़ी बेटर फील कर रही थी। पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, आहान ने उससे कहा, मयूरी, सबसे पहले तुम मेरी बात सुनो। चाहे जो हो जाए, पर तुम मुझे फिर से ऐसे कभी मत डराना जैसे तुमने मुझे आज डराया है। फिर उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखते हुए कहा, क्या तुम सुन सकती हो मेरा दिल कितनी जोर का धड़क रहा है?
जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर रोते हुए सुना तो मेरा दिल इतना ज़्यादा घबरा गया जैसे अभी बस बाहर ही आ जाएगा। अहान ये बात मयूरी को थोड़ा फनी वे में बोल रहा था ताकि वो थोड़ा स्माइल करने लगे, और उसकी बात सुनकर मयूरी भी धीरे धीरे स्माइल करने लगी। वो स्माइल करते हुए बोली, डरपोक कहीं के, मेरे लिए इतना घबरा गए? अहान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, हाँ डरपोक तो मैं हूँ, और फिर जब बात तुम्हारी होती है तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर जाता हूँ। पर तुम अपने डरपोक के लिए यानी मेरे लिए आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, सुना तुमने? ये सुनकर मयूरी कसकर उसके गले लग गई। फिर उसने अहान को सब कुछ बताया। अहान गलती से मेरा हाथ उस काउच की बोतल पर लग गया था जिससे वो टूट कर गिर गई, पर उसकी आवाज़ से मेरे कानों में अलग अलग लोगों की बातें गूंजने लगी और मेरी आंखों के सामने बहुत सारी यादें और तस्वीरें आने लगी। अहान ने कहा, क्या सच में तुम्हें उन यादों और तस्वीरों में तुम्हें सुमित त्रिपाठी दिखाई दे रहे थे? मयूरी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपको मेहता फैमिली का वो पुराना वाला घर याद है? वही जगह जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल बिताए थे। मुझे उन यादों में भी वही घर दिखाई दिया, और मुझे ये भी याद आ गया है कि मेरे मॉम डैड ने ही मुझे वहाँ भेजा था। वो कह रहे थे कि वो लोग जल्दी ही मुझसे मिलने आएंगे। कहते हुए मयूरी इमोशनल हो गई और अहान की बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोली, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं मनहूस भी नहीं हूँ। मेरे मॉम डैड ने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने तो मेहता फैमिली को मेरी देखभाल करने के लिए सौंपा था। वो लोग तो मुझसे मिलने भी आते थे, और वो जब भी मुझसे मिलने आते तो मेरे लिए बहुत सारे टॉयज़, पेंटिंग्स का सामान और भी बहुत सी चीज़ें लाते थे। उसने आगे कहा, मैं जब छोटी थी तो बहुत शैतान थी। मैं हमेशा अपने डैडी को घोड़ा बनाने के लिए मैं कहती थी, और वो भी मेरी हर बात मानते थे। कुछ लोग तो उन्हें यह भी कहते थे कि मिस्टर त्रिपाठी ने अपनी बेटी को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, पर उन्हें लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही कहते थे कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कितना तड़प रही थी। उसके कानों में बार बार अपने डैड के शब्द गूंज रहे थे, परी मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मयूरी को यह भी याद आ गया था कि उस आग वाले हादसे के दिन उसे जो लोग मेहता फैमिली के घर के सामने लेने आए थे वे उसके मॉम डैड ही थे। तब वह कह रहे थे, परी अब तुम बड़ी हो गई हो और आज से तुम अपने मॉम डैड के साथ ही रहोगी। अब तो खुश हो ना तुम? अहान उस वक्त मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी खुद से दूर नहीं करेंगे। पर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने मॉम डैड से कैसे दूर हो गई, और वो कैसे आग की लपटें जो आज भी मेरे सपनों में आकर मुझे इतना डराती हैं, वो सब क्या है? अभी भी ऐसे बहुत से सवाल थे जो मयूरी नहीं जानती थी, पर वो याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी हार ने उसे समझाते हुए कहा, मयूरी, डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। ज़बरदस्ती अपने अतीत को याद करने से तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। अहान को हमेशा से लगता था कि त्रिपाठी फैमिली के साथ मयूरी का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, पर उसे ये कभी नहीं सोचा था कि वो त्रिपाठी फैमिली की सबसे बड़ी बेटी होगी। एक ऐसा शाही खानदान जिसकी हिफाजत के लिए इतने सारे लोग जगह जगह फैले हुए थे। पर तभी अहान के मन में एक बात आई। मयूरी की तो याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे अपने मॉम डैड के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पर सुमित त्रिपाठी, वो अपनी बेटी को कैसे भूल गए? उन्होंने तो मयूरी के पूछने पर उसे साफ शब्दों में कहा था कि उनके साथ ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें वो अपनी बात भूल गए हों। फिर वो खुद अपनी ही बेटी को क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? मयूरी 4 साल पहले ही तो सुजल को घायल हालत में मिली थी और उसके बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। तो इतने कम टाइम में कोई बाप अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकता था, वो भी उस बेटी को जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था। अहान के साथ मयूरी भी यही बात सोचकर हैरान थी। उसे अभी तक इतना ही याद आया था कि वो त्रिपाठी फैमिली की बेटी थी और सुमित त्रिपाठी उसके डैड थे। पर उसकी मॉम का क्या? मिस्टर सुमित ने तो कहा था कि उनकी वाइफ की मौत हो चुकी है। जैसे ही उसके मन में ये ख्याल आया वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसे ऐसे देखकर अहान ने उसे रिलैक्स किया और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें अपने माइंड पर इतना जोर देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ रहा है। हम अभी त्रिपाठी फैमिली के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं जानते। मुझे डर है कि अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। फिर उसने मयूरी को यकीन दिलाते हुए कहा, तुम चाहे जिसकी भी बेटी हो मयूरी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर भी शादी करेंगे। एक बार तुम रायजादा परिवार की बहू बन गई तो तुम्हारा स्टेटस ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बन जाएगा। उसके बाद हम त्रिपाठी फैमिली में जाकर तुम्हारे बारे में ठीक से बातें करेंगे। मयूरी को भी उसकी बात ठीक लग रही थी
और वैसे भी अगर मिस्टर सुमित उसके डैड थे तो वो किसी भी तरह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वहीं आहान के मन में अभी भी एक डर था। उसे लगता था कि कहीं मिस्टर सुमित मयूरी के डैड होने के नाते उसे शादी करने के लिए मना ना कर दें। पर यह आहान और मयूरी की बेटी थी। पर आहान के मन में अभी भी ये डर था कि कहीं मिस्टर सुमित मयूरी से उसे और परी को एक्सेप्ट करने से मना ना कर दे, क्योंकि अगर देखा जाए तो परी उनकी नाजायज बेटी थी। आहान ये भी जानता था कि सुमित त्रिपाठी एक बहुत ही उसूलों वाला आदमी था और ये भी हो सकता था कि वो उनकी शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। यही सब सोचकर उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने त्रिपाठी फैमिली को भी हमारी शादी का इनविटेशन भेजा है। सुमित त्रिपाठी को आजमाने का हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका है। अगर सच में वो तुम्हारे डैड हैं तो बाप बेटी के इस रिश्ते को निभाने के लिए वो हमारी शादी में जरूर आएंगे। अब आहान मयूरी से जल्द शादी करना चाहता था, जिसके पीछे दो कारण थे। पहला, मयूरी की सेफ्टी, और दूसरा, वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी मयूरी को उनसे छीन कर दूर ले जाए। मयूरी भी उसकी बात समझ गई थी और उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो पहले आहान से शादी करेगी और उसके बाद सुजल और अपने डैड के बारे में पता लगाएगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, आपको पता है, आहान मुझे मेरी यादों में एक लड़की भी दिखाई दी जो ब्लैक ड्रेस पहने रहती थी, और वो ना तो नैना थी और ना ही रितिका। मुझे इतने अच्छे तरीके से उसकी शक्ल तो याद नहीं है, पर बस ऐसा लग रहा है कि वो कोई बुरी इंसान तो नहीं थी। वो मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी, पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा मेरी परछाई बनकर रहती थी। वो कम बोलती थी पर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती थी। मयूरी को एक बार फिर पुरानी बातें याद करते हुए देख कर आहान बोला, तुम बार बार पुरानी बात याद करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब बस भी करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली वाइफ शादी से पहले ही पागल हो जाए। उसकी बात सुनकर मयूरी उसे अजीब तरीके से देखने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों सुजल के अपार्टमेंट से बाहर आ गए, पर पता नहीं कहाँ से रिपोर्टर्स को उन दोनों के वहां होने की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो लोग शनाया ज्वेलर्स के सीईओ की होने वाली वाइफ से मिलना चाहते थे। नॉर्मली आहान रिपोर्टर्स और मीडिया से दूर रहना पसंद करता था, पर आज तो वो खुद भी चाहता था कि उसकी और मयूरी की शादी की न्यूज़ पूरी दुनिया को पता लग जाए। रिया भी आहान के साथ वहां आई थी। जैसे ही उन रिपोर्टर्स को देखकर वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ने लगी। आहान ने उसे रोकते हुए कहा, इट्स ओके, उन्हें फ़ोटोज़ ले लेने दो, पर आप सब लोग ध्यान रखना, हम दोनों की फ़ोटोज़ साथ में अच्छी आनी चाहिए। उसकी बात सुनकर एक बार तो रिया हैरान हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आहान अपने मुंह से ये सब बातें बोल रहा है। कुछ देर बाद रिपोर्टर्स के जाने के बाद वो लोग कार में बैठ गए। तभी मयूरी को कुछ याद आया और वो धीरे से बोली, पता नहीं ये आर्यन इतने दिनों से कहाँ गायब है। मैंने उसे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए भी काफ़ी बार कॉल किया, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसे लग रहा था कि आहान उसकी बात सुनकर नाराज़ हो जाएगा, पर तभी आहान ने कहा, हाँ वैसे है तो ये बड़ी अजीब बात। मैंने भी उसे काफ़ी बार कॉल किया था, पर मुझे भी उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरानी से कहा, आपने आर्यन रायचंद को खुद से कॉल किया? मयूरी को इस तरह हैरान देखकर आहान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम इतनी शॉक्ड क्यों हो रही हो? मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ जो उसे अपनी शादी में ही ना बुलाऊं। वैसे आर्यन को शादी के लिए इनवाइट करने का उसका मेन रीज़न यही था कि उसे वो जेलस फील करवाना चाहता था। मयूरी भी इस बात को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने आहान को छेड़ते हुए कहा, अरे वाह आहान, आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं। क्या आपको सच में डर नहीं लगता कि अगर आर्यन आपकी शादी में आकर आपकी ही दुल्हन को वहाँ से चुरा ले गया तो? उसकी बात सुनते ही आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने मयूरी के गाल को जोर से खींचते हुए कहा, अगर तुमने हमारी शादी वाले दिन आर्यन के साथ भागने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आर्यन का नाम सुनते ही आहान को गुस्सा आने लगा, पर तभी उसने स्माइल करते हुए आगे कहा, वैसे अच्छा ही हुआ जो उसका फ़ोन नहीं लगा। कम से कम मुझे अपनी शादी वाले दिन गुस्सा तो नहीं आएगा और मैं चैन से तुम्हारे साथ शादी कर पाऊंगा। तभी मयूरी को ध्यान आया कि उसकी तरफ से शादी में बहुत कम लोग आने वाले थे। सुजल का तो वैसे ही कुछ पता नहीं था और सुहाना भी अपनी प्रेगनेंसी और विक्रांत की तबीयत की वजह से पहले से ही काफ़ी परेशान थी। इस वक्त सिर्फ एक माही ही थी जो उसकी शादी में आ सकती थी। यही सोचकर उसने उसे कॉल लगाया, पर शादी का इनविटेशन सुनकर वो मजाक करते हुए बोली, अरे यार क्या किस्मत है मेरी, अब मुझे अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में उसकी साली बनकर जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मयूरी बोली, तुम्हारा प्यार एक तरफा था, उससे मेरे फियोंसे का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं है। समझाई छे कि रिपीट करूं? पर माही भी इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती थी। वो बोली,
वैसे शनाज ज्वेलर्स के साथ हमारी कंपनी की कोलैबोरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, इसलिए मेरे डैड भी चाहते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी अटेंड करने आऊँ। इत्तेफाक भी तो देखो, अगले कुछ दिनों तक मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम भी है। इसका मतलब मैं भी पूरी शादी तुम्हारे साथ ही रहूँगी। वैसे अगर लास्ट मोमेंट पर भी तुम्हारा इरादा बदल जाए और तुम हमसे शादी ना करना चाहो तो तुम मेरी मदद ले सकती हो। मैं तुम्हें मंडप से लेकर भाग जाऊंगी। मयूरी ने उससे बात करते हुए फ़ोन को स्पीकर ऑन कर लिया था, जिस वजह से आहान ने माही की बात सुन ली थी। उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ कहती उससे पहले ही आहान बोला, मुझे तुम्हारा जीजा बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर आहान ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं माही इस वक्त ये सोचकर हैरान थी कि अगर हम दोनों में से उसे कोई बुलाना ही नहीं चाहता था तो उन्होंने उसे कॉल करके इनवाइट ही क्यों किया। फिर मयूरी आहान की तरफ देखते हुए बोली, अगर हमारी शादी में माही भी नहीं आएगी तो उसके अलावा मेरी शादी में मेरी तरफ से आने वाला कोई भी गेस्ट नहीं बचा। आहान तो अभी भी माही की बात सुनकर चिढ़ा हुआ था। उसने कहा, अगर तुम्हारी तरफ से शादी में आने के लिए कोई गेस्ट नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ गेस्ट रेंट पर बुलवा लूँगा। वैसे तुम्हारी तरफ से मैं आ तो रहा हूँ, तो फिर तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है। शुरू में आहान की बात सुनकर मयूरी को गुस्सा आने वाला था, पर जैसे ही उसने पूरी बात सुनी उसके चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। पर वो ये भी जानती थी कि आहान और माही दोनों मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने फिर माही को कॉल करके फिर से शादी के लिए इनवाइट किया। तभी मयूरी को कुछ याद आया और उसने आहान को छेड़ते हुए कहा, वैसे अगर आप चाहें तो आर्यन को न सही पर नील दवे को शादी के लिए इनवाइट करके जेलस फील करवा सकते हैं। अब आप तो जानते ही हैं आहान की मेरे चाहने वाले कम नहीं हैं। उसकी बात सुनकर आहान उससे गुस्से से घूरने लगा। आहान को चुप देखकर मयूरी को अजीब सा लगने लगा, इसलिए वो फिर बोली, मुझे याद आया, कल बा ने मुझे किसी से मिलवाया था जिनके बेटे की उम्र हमारी परी जितनी ही है। मैं तो कहती हूँ कि हमें उन लोगों को अपनी शादी तक अपने घर पर ही बुला लेना चाहिए। परी को भी खेलने के लिए पार्टनर मिल जाएगा, वरना शादी की तैयारियों के बीच वो तो बोर ही हो जाएगी। इस पर आहान ने नाराज होते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। मयूरी हैरानी से बोली, पर इसमें गलत क्या है, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। आहान ने सीरियस होते हुए कहा, मेरी बेटी अभी सिर्फ 4 साल की हुई है और तुम अभी से उसे हैंडसम लड़कों के पीछे भागना सिखाना चाहती हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं होने ही नहीं दूंगा। भले ही मैं अपनी बेटी को कुछ दिन बोर होते हुए देख सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी आवारा लड़का अभी से उस पर अपनी नज़र डाले। मयूरी उसकी बात सुनकर मन ही मन मज़े लेकर हंस रही थी। कुछ ही देर में वो लोग रायजादा मैंसन भी पहुंच गए और आहान तुरंत अपने बेडरूम में आकर शावर लेने चला गया। वहीं मयूरी अलमारी से अपना सारा सामान निकाल कर सूटकेस में भरने लगी थी। जैसे ही आहान बाहर आया, वो मयूरी को सामान पैक करते हुए देख के हैरान रह गया। उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो मयूरी, अब तुम कहाँ जा रही हो। मयूरी बोली, ये रिवाज होता है कि दूल्हा और दुल्हन को शादी के कम से कम 3 दिन पहले से एक दूसरे से अलग रहना होता है। मैं तो बस दूसरे रूम में ही शिफ्ट हो रही हूँ। उसकी बात सुनकर आहान ने नाराज होते हुए कहा, रिवाज, वो भी कम से कम 3 दिनों तक अलग कमरे में रहने का। मयूरी, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये सब फालतू के रिवाज वगैरह नहीं मानता। आहान अभी जस्ट शावर लेकर बाहर आया ही था। इस वक्त उसने वाइट टॉवल पहना हुआ था। पानी की बूंदें टपक कर उसकी मस्कुलर बॉडी पर गिर रही थी। उसका हैंडसम चेहरा पानी की बूंदों से चमक रहा था। उसे देखकर मयूरी कुछ देर के लिए तो कहीं खो सी गई। तभी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, आहान, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप बात से जाकर पूछ लीजिए। आपकी फैमिली के पंडित ने भी यही बताया है कि हमें शादी से कम 3 दिन पहले अलग अलग रहना होगा। ऐसा करने से हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। पर अगर हमने ये बात नहीं मानी तो इसका असर हमारी आने वाली लाइफ पर भी पड़ सकता है। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मयूरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी जैसी मॉडर्न लड़की भी ऐसे घिसे पिटे रिवाजों को मानेगी। मयूरी ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, मैं सिर्फ इन रीति रिवाज को मानती ही नहीं हूँ बल्कि इन पर यकीन भी करती हूँ। और वैसे भी ये सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन तो चुटकियों में निकल जाएंगे। समझाई छे कि रिपीट करूं। इतना कहकर मयूरी वहां से जाने लगी, पर तभी आहान ने उसके हाथों से कपड़ों के सूटकेस को खींचा और कहा, नहीं, मैं तुम्हें खुद से एक दिन भी दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर आहान मयूरी को खींचते हुए वापस अंदर ले आया और उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर दिया। उसकी मस्कुलर बॉडी से अभी भी शावर जेल की महक आ रही थी, जिसके मयूरी को अजीब सा लगने लगा था। और जैसे ही आहान के ठंडे हाथों ने मयूरी को छुआ तो उसके शरीर में तो जैसे बिजली ही दौड़ने लगी। आहान अपनी गहरी काली आंखों से मयूरी की आंखों में देख रहा था।
फिर उसने अपनी भारी आवाज़ में प्यार से कहा, मयूरी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, आहान, बस 3 दिनों की ही तो बात है। वैसे इस वक्त मयूरी का भी वही हाल था जैसा आहान का था, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अभी उसका वहाँ रुकना ठीक नहीं है। आहान ने उसका एक्सप्रेशन देखकर फिर कहा, मयूरी, मैं यहाँ तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता और तुम 3 दिन की बात कर रही हो। मुझे तुम्हारे बिना सच में नींद नहीं आती। मैं बिना नींद के कैसे रहूँगा।